सर रुबीना। रुबीना। जी सर। तो मुझे पूरी हिंदी में, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे गलतियां मत निकालना मेरी हिंदी की। नहीं सर ठीक। जी, बिल्कुल नहीं। मैंने भी आपके सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर सुने हैं सर, और आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, गुजारा लायक है ना। मुझे ना तो इंग्लिश आती है ना मुझे हिंदी आती है, लेकिन अब कहते हैं ना, गुजारा करना। नहीं सर, आपके लेक्चर्स हमने सुने हैं, और स्पेशली जो आज तक पर आपका कृषि फोरम से संबंधित जो भी हुआ था लेक्चर, वो भी मैंने सुना है बड़ी शिद्दत से, और आपकी हिंदी बहुत बढ़िया है। चलिए, आपने पास कर दिया। सर जी, यदि आपकी अनुमति हो तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं तैयार हूँ। जी सर, धन्यवाद सर। नमस्कार। विवेकानंद शिक्षण संस्था द्वारा संचालित विवेकानंद कला सरदार दलीप सिंह वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय औरंगाबाद द्वारा स्वर्गीय पंढरीनाथ पाटिल ढाकेफड़कर जी की स्मृति में आयोजित त्रिदिवसीय विवेकानंद व्याख्यान माला के इस तृतीय पर्व में आप सभी का स्वागत। आज इस सुअवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री देवेंद्र शर्मा जी, विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय श्री श्रीमंत राव सिसोदे जी, आदरणीय डॉक्टर यशोद पाटिल जी, साथ ही उपस्थित सभी मान्यवर विद्वज्जन तथा श्रोतागण, आप सभी का मैं महाविद्यालय की ओर से मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। मैं महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय वनारे सर से नम्र निवेदन करती हूँ कि वे बीते 2 दिनों से जारी इस व्याख्यान माला के संदर्भ में अपनी बात रखें। आदरणीय वनारे सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। फिर एक बार आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वामी विवेकानंद और विवेकानंद शिक्षण संस्था के आद्य संस्थापक स्वर्गीय पंढरीनाथ पाटिल भाऊ ढाकेफड़कर इनकी पावन स्मृतियों को अभिवादन करता हूँ। साथ ही विवेकानंद व्याख्यानमाला के तृतीय पुष्प के मुख्य अतिथि माननीय श्री देवेंद्र शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही विवेकानंद शिक्षण संस्था के अध्यक्ष माननीय श्री अक्षय भाऊ सिसोदे, उपाध्यक्ष माननीय श्री अमर भाऊ सिसोदे, अध्यक्ष माननीय श्री तुषार भाऊ सिसोदे, सचिव माननीय श्री श्रीमंतराव सिसोदे उर्फ तात्या साहेब, सहसचिव माननीय श्री डॉक्टर यशोद भाऊ पाटिल और प्रशासकीय अधिकारी माननीय श्री प्रभाकर जी मोरे, इनका भी मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आप सभी दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। व्याख्यानमाला का यह तीसरा साल है। इस व्याख्यानमाला की पिछली कड़ी में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कर्तव्य की शानदार और अमिट छाप छोड़ने वाले महान वक्ताओं की सहभागिता रही थी। उनमें आदरणीय माननीय श्री पी साईनाथ जी, माननीय श्री गणेश देवी, माननीय श्री गिरीश कुबेर, माननीय श्री अधिक कदम, माननीय श्री अतुल देऊळगावकर, माननीय श्री मतीन भोसले आदि का समावेश था। व्याख्यानमाला के इस परंपरा को कायम रखते हुए हमने पहले दिन माननीय श्री राजमोहन गांधी जी, दूसरे दिन माननीय श्री विनोद दुआ जी जैसे प्रसिद्ध विद्वानों को सुना, और आज माननीय श्री देवेंद्र शर्मा जी जैसे ख्यातनाम पत्रकार और कृषि विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है। इस व्याख्यानमाला को शुरू करने के पीछे हमारी एक स्पष्ट भूमिका रही है। एक तो यह है कि एक शिक्षण संस्था के रूप में समाज के प्रति कुछ दायित्व होता है, उनका निर्वहन करना है। समाज और हमारे छात्रों के समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में कार्यरत महान विभूतियों की पहचान हो, यही इस व्याख्यानमाला को शुरू करने के पीछे उद्देश्य रहा है।
इस साल भी व्याख्यानमाला का उद्देश्य सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले इस व्याख्यानमाला को अनुमति देने के लिए विवेकानंद शिक्षण संस्था के सभी पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस साल व्याख्यानमाला के लिए हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर इसे सफल बनाने के लिए तीनों अतिथि वक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस व्याख्यानमाला की संयोजन समिति जिन्होंने इसका आयोजन कर उसे सफल बनाया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा आप सभी दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वनारे सर जी। उपस्थित सभी श्रोतागणों से मैं ये कहना चाहूंगी कि केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, विचारक तथा विशेष रूप से कृषि विशेषज्ञ के रूप में परिचित आदरणीय श्री देवेंद्र शर्मा जी वर्तमान भारतीय कृषि व्यवस्था और किसान आंदोलन जैसे ज्वलंत विषय पर चर्चा करने हेतु आज हमारे बीच उपस्थित है। मूल रूप से पत्रकार रह चुके श्री देवेंद्र शर्मा जी जाने माने कृषि विशेषज्ञ तथा फूड पॉलिसी समीक्षक के रूप में कार्यरत है। वैश्विक स्तर पर हो रहे विकास के क्षेत्रीय स्तर पर होने वाले प्रभावों के विशेष अध्ययन तथा विवेचना कौशल के कारण फूड पॉलिसी विशेषज्ञों में आपकी अलग पहचान है। आप अपने लेखन के माध्यम से जटिल वैश्विक संधियों के विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभावों की अति सरल शब्दों में व्याख्या करते हैं। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आप मानद प्रोफेसर एट लार्ज से सम्मानित किए जा चुके हैं। लगभग 70 से अधिक देशों की यात्रा करने वाले श्री देवेंद्र शर्मा जी फिलीपींस के इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ब्रिटेन के ईस्ट एंजिला विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से भी जुड़े रहे हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स समेत अनेक देशों की संसद को संबोधित करने का गौरव भी आपको प्राप्त है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के लगभग 50 से अधिक विश्वविद्यालयों में 100 से अधिक व्याख्यानों द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने वाले आदरणीय श्री देवेंद्र शर्मा जी की पुस्तकें भी विशेष उल्लेखनीय है, जिनमें Get an India, The Politics of Agriculture, Get to WTO, Seeds of Despair, In the Famine, तरब, भूख का असली चेहरा तथा मुट्ठी भर दानों के लिए आदि का समावेश है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री देवेंद्र शर्मा जी सर को मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ वर्तमान भारतीय कृषि व्यवस्था और किसान आंदोलन इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सादर आमंत्रित है श्री देवेंद्र शर्मा जी। बहुत धन्यवाद रवीना जी, और बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद कॉलेज औरंगाबाद का। आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके समक्ष आके अपनी बात को रख सकूं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डायलॉग्स या नैरेटिव या डिस्कशन जो होते हैं उसका इस इम्पोर्टेंस इतना वो ज़्यादा है कि आज के अगर हम समय में देखें तो आप जानते हैं कि ये इशू इतना हॉट है, और उसके अलावा मुझे लगता है कि उसको समझने के लिए हमें पहले पूरा जो एग्रीकल्चर का जो समीकरण है उसको भी जानना बहुत जरूरी है, और जितने हमारे युवा छात्र हैं उनको जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक सोच जो है
जो टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से बनाई जाती है या बनती है, मुझे लगता है कि उसके बाहर भी देखने का, और इसका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विवेकानंद कॉलेज को कि ये जो प्रयास है बेसिकली ये है कि लोग उस अपने टेक्स्ट बुक्स के बाहर भी जाके, अपने करिकुलम से भी बाहर जाके समझ पाए कि दुनिया में जो इश्यूज हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उनमें उनको उनकी जो सोच है वो उसको लेकर उसके प्रति अपना एक जो फाइनर जिसको कहते हैं फाइन ट्यून करना अपने ओपिनियन को, मुझे लगता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाली जनरेशन जो है उससे बहुत ही लाभान्वित होती है। अगर हम कृषि का एक पूरा चित्रण आपके सामने खींचना चाहें तो मुझे लगता है कि पहले मैं थोड़ा सा आपको उसके बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि हम सबको जानना ये बहुत जरूरी है कि आज जो हम एक दुनिया का एक सबसे अनोखा जो एक प्रोटेस्ट है, फार्म मूवमेंट है, वो जो हम देख रहे हैं भारत में, आफ्टर ऑल इतने दिनों से, तकरीबन 3 महीने अब हो गए हैं किसानों को दिल्ली के गेट पे, दिल्ली के द्वार पर बैठे हुए, इतने 3 महीने से तकरीबन हो गए हैं, मैंने इससे पहले कहा। तो कोई तो कारण होगा कि वो सब चीजों को झेल करके वो आज भी उस जगह पे और उस पोजीशन पे या उस सोच के साथ दृढ़ हैं कि भाई हमने कौन से नया जो लॉज हैं वो क्या हो उनके हक में और क्यों हो, ये सब बातें हमें समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, 1955 में लाल किले के प्रांगण से जब राष्ट्र ध्वज फहराया गया था 15 अगस्त को, तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में कहा था कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, यानी हर एक चीज जो है उसका इंतजार वो कर सकती है लेकिन एग्रीकल्चर नहीं। क्योंकि उस जमाने में, उस टाइम पर 1955 में हमारे देश में बहुत बड़ा एक खेती का संकट था। वो इसलिए भी था क्योंकि जब हमारी आजादी हुई 1947 में, तो हमारा जो इंडिपेंडेंस था, हमारी जो आजादी थी, इट वाज इन द बैकड्रॉप ऑफ द बंगाल फैमिन। बंगाल फैमिन आप जानते हैं कि 1942 में हुआ था, और उसमें तकरीबन ये माना जाता है कि कम से कम 4 से लेकर 6 मिलियन, 40 लाख से लेकर 60 लाख के बीच में लोग जो हैं उस समय मरे थे। और उस बैकग्राउंड से अगर हम देखें तो इंडिया वाज ए फूड इंपोर्टिंग कंट्री। जब हम आजाद हुए हैं, वी वर ए हंगरी कंट्री, हम भूख से लदे हुए थे, और ये माना जा रहा था, बहुत लोग ये कह रहे थे कि भाई 1970s के मिड तक भारत में तकरीबन आधी जनता जो है वो भूख से ही खत्म हो जाएगी। ये भी सोचा जा रहा था, कई लोगों ने ये प्रेडिक्शन किए थे, और इसीलिए शायद हमारे प्रधानमंत्री उस समय उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कही थी कि कितने चिंतित थे वो कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। उन्होंने बहुत प्रयास किए, और ये कोई शक नहीं है कि बड़े कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए एग्रीकल्चर के ऊपर, ये सब कुछ हुआ, लेकिन जिस गति से हम चाहते थे कि पैदावार हमारे देश में बढ़े, वो नहीं बढ़ी। और एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हमारे देश को एक टाइटल जो मिला था इंटरनेशनली, वो था कि कंट्री लिविंग इन शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस, यानी हमारे देश में जहाजों से अनाज आता था और सीधा भूखे लोगों के पेट में जाता था, तो कंट्री लिविंग इन शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस। और मुझे याद है जब सी सुब्रमण्यम साहब, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर, और उनके बाद श्रीमती गांधी के टाइम पर, जब वो मिनिस्टर थे, फूड को देखा करते थे, श्रीमती गांधी के टाइम पर स्पेशली, तो मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आप के टाइम पर जब हम शिफ्ट टू माउथ एग्जिस्टेंस में थे तो कितना भयंकर सिचुएशन था जो आपको एड्रेस करना पड़ा। तो उनका ये कहना था कि समय वाकई ही बहुत गंभीर था, वो सिचुएशन थी, क्योंकि आपको देखना पड़ता था कि हर हफ्ते कितना स्टॉक रह गया है, अगर स्टॉक नहीं है तो उसको कैसे उपलब्ध किया जाए। ये सब बातें आप सब समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण वो टाइम था, कितना क्रिटिकल वो टाइम था। उससे हम निकले हैं, हरित क्रांति भारत में आई है। हरित क्रांति के आने के बाद आप जानते हैं कि हमारे देश में हम आत्मनिर्भर हुए खाद्यान्न की पैदावार में, और ये भी माना जाता है कि हमारी जो एग्रीकल्चर था वो बेसिकली स्मॉल फार्मर्स को बाईपास कर गया, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है। लेकिन साथ में ये भी है कि भाई उसके कई दशकों के बाद हमने देखा कि उसमें एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है उसके कारण बहुत से डेवलप हुए हैं। पानी का दोहन, पर्यावरण में पेस्टिसाइड्स का उपयोग, फूड चेन को कंटेमिनेट करना, ये सब आप जानते ही हैं। लेकिन इन सब चीजों में जब हमारे इन सब सालों में भी जब देश की पैदावार बढ़ती जा रही थी, हर साल आपने देखा है कि भारत में तकरीबन रिकॉर्ड प्रोडक्शन क्लेम किया जाता था हर साल,
और ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत किसानों ने मेहनत की और पैदावार बढ़ी है हमारी, लेकिन जो किसान की इनकम बढ़नी चाहिए थी उसके साथ में वो नहीं बढ़ पाई। और ये शायद हम लोगों को एहसास भी नहीं हुआ एज ए नेशन कि हमारा किसान जो है वो किस दुविधा में है, किस क्राइसिस में है। और ना ही शायद कभी ये समझने की कोशिश की गई कि अगर अगर जो आत्महत्याओं का जो दौर चल रहा है भारत में, उसका मुख्यतः कारण ये तो हम मानते हैं कि कर्जा है, और अधिक कर्जा किसान देते हैं तो उसके करके उनको कर्जे के दबाव में वो आत्महत्या करते हैं। लेकिन ये क्या कारण था कि भाई उनका कर्जा जो है, जब पैदावार बढ़ती गई तो कर्जा क्यों उनके साथ बढ़ता गया उसी रेशो में? क्यों नहीं ऐसा हुआ कि किसान इकोनॉमिकली वायबल हो जाए या उस प्रॉब्लम से निकल पाते? क्योंकि अगर वो अपने आप आत्मनिर्भर हो जाते तो शायद जो आज सिचुएशन होती है, जो आज हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, वो नहीं हो पाते या नहीं होने की जरूरत थी। इसके मैं आपको दो तीन मुख्यतः पहले मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा या पॉइंट नोट करना चाहूंगा कि क्या ये कारण थे कि उनकी जो आय है वो उस रेट में नहीं बढ़ी। मुझे याद है जब मैंने पहली बार देश में ये कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसान की इनकम बढ़ाई जाए, तो बहुत से लोगों को मेरे पे विश्वास नहीं था, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत है, कोई कहता है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने की जरूरत है, सॉइल को, वाटर को, ये सब बातें आपने सुनी है, एग्रो इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर होना चाहिए, ये सब बातें हमने कही। लेकिन जब मैंने ये कहा कि भाई देश में अगर क्राइसिस है तो वो इनकम इनएफिशिएंसी का है या इनकम इनसिक्योरिटी का है, और उसको हमें समझने की बहुत जरूरत है। और तब मैंने ये कहा था, 10 एक साल पहले की बात होगी, तब मैंने कहा था कि भारत में अगर किसी की जरूरत है खेती को अपने क्राइसिस से निकालने के लिए, तो वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, यानी किसानों के हाथ में सीधी जो इनकम है वो देने की जरूरत है। वो क्यों देने की जरूरत है? क्योंकि हमने जानबूझकर किसानों को कई दशकों से हमने उसी पोजीशन पर रखा हुआ है, या उसको जो उसका दाम या उसका जो हक बनता है वो हमने उसको नहीं दिया। इसको समझाने से साथ ही मुझे लगता है कि हमें भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये कारण था कि हमने किसानों को जो उसका वाजिब दाम चाहिए था या उसका हक जो बनता था वो हमने उसको नहीं दिया, या उसको निगलेक्ट किया, या जो एपैथी थी वो हमारी बड़ी क्लियर थी। दूसरा, ये तो एक सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी कि ये एक ओवर द ईयर्स जो क्राइसिस था वो बेसिकली इनकम इनसिक्योरिटी का एक क्राइसिस था जो बढ़ता गया और बढ़ता गया। दूसरा ये था कि एक सोची समझी रणनीति है, सोची समझी इकोनॉमिक सोच है, जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। मैंने अपने कई वक्तव्यों में ये बताया है, कोशिश की है बताने की कि भाई ये दुनिया का एक इकोनॉमिक जो डिजाइन है, जब तक हम वो नहीं समझते तो हमें ये समझ नहीं आ सकता कि हमारा जो खेती का संकट इतना गहराया क्यों है इतने दशकों से। उसमें मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। मुझे याद है कि मैं एक बहुत साल पहले मैं MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वहां पर उस कॉन्फ्रेंस में मैं शिरकत की थी। तो उसमें मुझे याद है कि वर्ल्ड बैंक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट साहब, उनका नाम था डॉक्टर इस्माइल सरागल्डिन, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि अगले 20 सालों में, ये बात है 1996 की, 1996 की, और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगले 20 सालों में यानी 2015 तक भारत में जो लोग गांव से शहरों की तरफ प्लान करेंगे उनकी जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी होगी। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट था कि इन तीनों देशों की जनसंख्या 1996 में इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की वो 200 मिलियन यानी 20 करोड़ के आसपास थी, और उनका तो एस्टिमेट था उसके हिसाब से कि 40 करोड़ लोग जो हैं वो भारत में गांव से निकलकर शहरों की तरफ प्लान करेंगे 2015 तक। बहुत साल तक तो मैं ये सोचता रहा कि शायद ये हमें अलर्ट कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, या हमें वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है तो उसको संभालिए। लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि नहीं, ये हमें सचेत नहीं कर रहे थे, ये तो हमारे लिए डायरेक्टिव था या एक तरह का आदेश था कि ये हमें करना है। क्योंकि वो इकोनॉमिक डिजाइन ये कहता था कि हमें लोगों को गांव से निकाल कर शहर में लेके जाना है, और इसी को इकोनॉमिक ग्रोथ का वो रास्ता गिनते हैं कि जब तक एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग रहेंगे या ग्रामीण इलाकों में ज्यादा लोग रहेंगे, तब तक उनका मानना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप लोगों को खेती से निकालिए या गांव से निकालकर शहर में लेकर आए, प्लान कराए उनसे और देखे आए। मुझे याद है जब 2008 की एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड बैंक की हर साल, उसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में 2008 की रिपोर्ट में तकरीबन ऐसा लिखा गया था कि आपको जो काम दिया गया था वो आपने किया नहीं है, अब जल्दी करिए।
जल्दी कैसे करिए? आप भूमि अधिग्रहण करिए, आप लैंड रेंटल्स में जाइए। ये सब बातें उन्होंने कही। उन्होंने इसलिए कहा कि जमीन जो है एक उपजाऊ या एक प्रोडक्टिव एसेट है जो उन लोगों के पास है जो उसका उपयोग नहीं करने चाहते, जो इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर है, जो किसान हुए, और उनको आप खेती से निकालकर आप शहर में लाइए, उनको इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में ज्वाइन कराइए। तो कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर को सेक्रीफाइस करना था फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री। और उसमें यह भी कहा गया था, मुझे याद है उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो यंग लोग हैं, जो युवा लोग हैं खेती से जुड़े हुए, उनको खेती के अलावा कुछ नहीं आता, हल चलाने के अलावा कुछ नहीं आता, तो उनको ये सिखाने के लिए कि वो शहर में मजदूर कैसे बन सकें या इंडस्ट्रियल वर्कर कैसे बन सकें, तो आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का नेटवर्क खोलिए सारे देश में, ताकि उनको वहां ट्रेन किया जा सके। ये 2008 में ये उस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में था, और 2009 में हमारी सरकार ने, उस समय की सरकार ने 1000 ITIs इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रावधान किया। तो वर्ल्ड बैंक ने हमें 2008 में कहा, हमने 2009 में वो उसका पालन किया। और वही जो इकोनॉमिक सोच है, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने हमारी ने वो कोशिश किया कि उसको हम आगे लेके चले, खेती से लोगों को निकालकर हम शहर में लाएं। मुझे याद है अभी कुछ साल पहले मैंने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे रघुराम राजन साहब, हमारे एक्स गवर्नर साहब, उनकी एक इंटरव्यू मैंने सुनी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा रिफॉर्म देश में तब होगा जब हम खेती से लोगों को निकालकर शहर में लेके आएंगे, क्योंकि शहर में चीप लेबर की जरूरत है, यानी दिहाड़ी मजदूर की जरूरत है। तभी मैंने ये सवाल किया था कि जिस रिफॉर्म में हम लोगों को गांव से निकालकर शहर में दिहाड़ी मजदूर बनाने के लिए ला सकते हैं और उसको हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहते हैं, तो मुझे लगता है उस सोच को हमें दोबारा देखना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा कि ये कैसे हमारे देश के हित में ये नहीं है। ये मैंने कहा था। और आज आप देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद आपने देखा, जब 2 दिन के बाद ही आपने देख लिया कि हजारों लोग, लाखों लोग जो हैं वो किस तरीके से अपने गांव पैदल चल के वापस गए हैं। और ये एस्टिमेट किया जाता है कि तकरीबन 8 करोड़ लोग जो हैं वो इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट उन्होंने वापस माइग्रेट किया था अपने घर की तरफ। वो इसलिए किया क्योंकि 2 दिन का भी झटका जो है, जब उनका लाइवलीहुड स्नैप हुआ तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और गांव में गए, और गांव ने उनको एब्जॉर्ब भी किया। कहने का मतलब है कि वो जो रिवर्स माइग्रेशन थी, वो कई लोग मानते हैं कि आजादी के बाद वो सबसे बड़ी रिवर्स माइग्रेशन थी। तो अगर वो माइग्रेशन जो हुई है उससे हमें मैसेज ये मिलना चाहिए कि वो जो डिजाइन था जिसके तहत हमने लोगों को गांव से निकालकर शहर में हम लेके आए, वो ठीक डिजाइन नहीं था। इसका मतलब है कि ना तो वो गांव के वो सेटल हो पाए थे या एब्जॉर्ब हो पाए थे, वो निकल के हम बाहर लाए, उनको निकाल कर बाहर लाए, और बाहर हमने देखा कि वो शहरों ने भी उनको एब्जॉर्ब नहीं किया, सिवाय उनको उसी तरीके से ट्रीट किया कि डेली वेज वर्कर्स या दिहाड़ी मजदूर जो हम जानते ही हैं। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज एक समय आ गया है दुनिया को अपनी इकोनॉमिक सोच को दोबारा देखने के लिए, और इसलिए मैं विवेकानंद कॉलेज का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आज दुनिया में सवाल उठाए जा रहे हैं उस मॉडल पर, मुझे लगता है कि हमारे कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारी युवा जनरेशन है वो भी उन चीजों को समझ पाए, वो टेक्स्ट बुक से निकलकर बाहर भी देखना शुरू करे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको कहते हैं, उसके लिए उनके लिए समझना जरूरी है। और जितना जल्दी वो अपनी एज के हिसाब से समझेंगे, मुझे लगता है कि उतना ज्यादा ही हम उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे आने वाले सालों में। इसको समझने के लिए हम एक और चित्रण आपके सामने पेश करना चाहेंगे कि जब ये सब हो रहा था, हमने लोगों को निकालकर हम शहर में लेके आए, तो हमने ये मान लिया कि इकोनॉमिक डिजाइन का ये हिस्सा है। और यही जैसे मैंने कहा दुनिया भर में हुआ, क्योंकि अमेरिका में जब रिचर्ड निक्सन साहब 1970 के दशक में जब वो राष्ट्रपति थे शुरुआत के सालों में, तो उनके जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी, बड़ी इनफेमस स्टेटमेंट थी वो। उन्होंने कहा था गेट बिग और गेट आउट, यानी कि आप खेती में या तो बड़े हो जाइए, बड़े उस आकार में अपने आप को बिल्डअप करिए, और या फिर आप खेती से बाहर हो। अमेरिका के किसान खेती से बाहर हुए, और आज सिचुएशन ये है कि अमेरिका में जो उनकी पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 1.5%, 1.5% जो है वो आज खेती में रह गया। उसको हम फैमिली फार्मर्स वहां पर कहा जाता है, वो आज खेती में बच गए हैं, और वहां का खेती जो है अदरवाइज वो कॉर्पोरेट के हवाले है। वो एक जो एक मॉड्यूल है या मॉडल है हमारे सामने, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है कि उसका रिलेशन भारत के साथ क्या है, या उससे जो हम जो पैटर्न या डिजाइन लेके आते हैं क्या वो हमारे देश के हित में है कि नहीं है।
ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो आज हमारे देश में आपने ये देखा है कि इतने हजारों लोग, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो आज 3 महीने तकरीबन होने जा रहे हैं जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, वो क्या कारण है कि वो कड़ाके की सर्दी हो या गर्मी का मौसम जो अभी आने वाला है उसको तैयार बैठे हैं झेलने के लिए? क्या मजबूरी है उनकी कि वो अपने ट्रॉलीज में, ट्रैक्टर ट्रॉली में या टेंटों में उन्होंने सर्दी का जो इतनी कड़ाके की सर्दी वो उन्होंने काट ली, और लेकिन वो वहां से टस से मस नहीं हो रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम जब तक अपनी बात को नहीं सरकार को बनाएंगे तब तक हम वापिस नहीं जाएंगे। कोई तो इसका कारण होगा और इतना गंभीर वो कारण होगा ताकि वो इतने मजबूरी से जो बैठे हुए हैं अपने बॉर्डर्स के ऊपर प्रोटेस्ट पे, तो ये तो कोई इतना आसान नहीं है। आप भी मानेंगे कि 3 महीने से अगर आप लगातार ट्रॉली में सो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका गुस्सा जो है कोई उसका बहुत ही बड़ा कारण होगा कि वो आप पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसका मैं 2 आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक मुझे याद है कि अब मैं उसका डाटा मेरे पास एग्जैक्टली वो उसका रेफरेंस तो भी नहीं है, लेकिन बता सकता हूँ मैं आपको। यूनाइटेड नेशंस की एक स्टडी आई थी अनटैड की। अनटैड ने कहा था कि 1980 के मिड 1980 से यानी 1985 के आसपास से लेकर मिड 2000 तक यानी 2005 के आसपास तक उन्होंने 20 साल का पीरियड जो है उसकी असेसमेंट की थी, और उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में खेती का जो आउटपुट प्राइस है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज का जो आउटपुट प्राइस है, वो स्टैटिक रहा है, फ्रोजन रहा है, यानी कि उसमें बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं हुई है। उनका ये कहना था कि अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेते हैं तो जो कीमत या जो दाम किसान को 2005 के आसपास मिलता था वही उसको 1985 में के आसपास मिलता था। 20 साल के पीरियड में अगर दुनिया में आप देखिए कि आउटपुट प्राइस अगर नहीं बढ़ता है तो आप सोचिए वो किसान किस मजबूरी में या किस तरीके से अपना गुजारा करता होगा, उसके परिवार का क्या होता होगा। ये सब बातें हमें समझनी है। उसके बाद एक स्टडी आती है ओईसीडी की। ओईसीडी है जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो अमीर देशों का एक समूह है, उसकी स्टडी आती है। भारत में दिल्ली में एक संस्था है इक्रियर के साथ मिलाकर उन्होंने स्टडी की है। उसमें कहा है कि 2000 और 2016-17 के बीच में भारत में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 16 साल में 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारत के किसानों को उठाना पड़ा है। और उनका ये कहना कि इसके अगर हम इसको एवरेज कर ले तो हर साल किसान जो है 2.64 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हर साल झेल रहे थे। अब ये 16 साल में इतना बड़ा नुकसान, हालांकि मेरा मानना है कि ये अंडर एस्टिमेशन है, क्योंकि उन्होंने चंद फसलों को ही उसमें आंका है। अगर वो पूरे स्पेक्ट्रम पे एग्रीकल्चर के देखते तो इसका लॉस और भी बहुत ज्यादा भयंकर होना था। कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर इतने क्राइसिस से गुजर रहा था, लेकिन कहीं आपने देखा कि देश में कभी चर्चा हुई हो कि ये जो 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है, इसमें देश कैसे किसानों को कंपनसेट करेगा, कैसे उनकी भरपाई ये कर पाएगा? कहीं आपने देखा होगा मीडिया पे चर्चा नहीं हुई, कहीं अखबारों में चर्चा नहीं हुई इस बात की। लेकिन अगर कॉर्पोरेट का कहीं 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया होता तो आप देखते हाहाकार मच जाना था देश में कि पॉलिसी पैरालिसिस है, हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे एग्रीकल्चर में, तो छोड़ दो। जो कॉर्पोरेट की मैं बात कर रहा हूं उसमें हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है, ये सब होना था। लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर में लॉस हुआ तो किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली। इट ओनली डिपेक्ट्स कि हमारे देश में कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है गांव और शहर के बीच में, या उस सोच के बीच में जो ये बिल्डअप करती है कि एग्रीकल्चर को निगलेक्ट किया जाए और शहरों को बिल्डअप किया जाए या कॉर्पोरेट को बिल्डअप किया जाए। ये भी आप जानते हैं कि हमारे देश में 70% जो पॉपुलेशन है वो खेती के साथ जुड़ी हुई है, किसी न किसी रूप से वो खेती के साथ जुड़ी हुई है। इतनी लार्ज पॉपुलेशन को हमने इतने सालों से अनदेखी की है, वो समझना आपको एक स्टडी जो मैंने आपके समक्ष रखी है शायद उससे थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन होती है। उसके बाद देखें एक इकोनॉमिक सर्वे 2016, इसमें कहा गया है कि किसान परिवार की 17 राज्यों में, यानी 17 राज्य मतलब हो गया आधा देश, आधे देश में किसान परिवार की जो औसतन आय है सालाना वो 20,000 रुपए मात्र है। 20,000 रुपए यानी कि 1700 रुपए से कम में किसान परिवार गुजारा करता है। ये सरकार का अपना ही जो डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे, उसमें ये रिपोर्ट छपी है। और 1700 रुपए में तो मैंने कई जगह कहा है कि मैं तो एक गाय भी नहीं पाल सकता 1700 रुपए में, तो आप सोचिए कि किसान अपने परिवार को कैसे पालते होंगे उस 1700 रुपए में। और ये उस देश की हालत है जिसमें हम कहते हैं कि हरित क्रांति ने हमारे किसानों को बहुत समृद्ध बनाया है, उसको इकोनॉमिकली वायबल बनाया है, ये सब बातें हैं। लेकिन अपना ही सरकारी जो आंकड़ा है वो आपके सामने मैंने रखा, 20,000 रुपए सालाना
अगर किसान परिवार की आय है, तो मुझे लगता है कि इसको दोबारा सोचने की और देखने की जरूरत है कि क्यों किसान जो है इस चक्रव्यूह में धंसता गया कि उसको कर्जे पे गुजारा करना पड़ रहा है या कर रहा है। आज भी हम जानते हैं कि तकरीबन 60% जो है, कोई लोग 40 से 60 कहते हैं, जो भी है उसके बीच में हम देखते हैं कि किसान जो है बहुत कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं। और इसी का एक चित्रण ये भी है कि जिस तरीके से आत्महत्याओं का दौर बढ़ता गया 1995 से लेकर अभी तक, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो सरकार का है वो उसको कंपाइल करता है इस फिगर्स को। हालांकि आप जानते हैं कि जब स्टेट गवर्नमेंट से आप फिगर्स लेते हैं सुसाइड की, तो उसमें बहुत जगह छुपाया जाता है। अगर हम उसको भी चलो इग्नोर कर दें, तब भी आप देखें कि इस 25 सालों में भारत में 3,64,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 3,64,000 किसान कोई छोटा नंबर नहीं है। यानी आप देखिए हर साल 11,000, 10,000, 11,000, 12,000 के बीच में किसान आत्महत्या करते हैं और किसी के यहाँ जू नहीं रेंगती। अब सोचिए कि अगर हमारे देश में कभी 10,000 बिजनेसमैन सुसाइड कर ले तो क्या होगा, 10,000 डॉक्टर कभी सुसाइड कर ले तो क्या होगा साल में, 10,000 वकील कभी सुसाइड कर ले तो देश में देखो क्या होगा, हाहाकार मच जाएगा, सारा इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे, सरकारें दबाव में आएंगी। लेकिन ये क्या कारण है कि हम लोग किसानों की सुसाइड के ऊपर, हमने जैसे पहले कहा कि हमारी आंखों में जूं भी नहीं रेंगती है। ये कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा डिस्कनेक्ट हो चुका है इस समाज में। और मुझे लगता है कि हमारे युवा जो साथी हैं उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो लोग हैं ये कहीं टिम्बकटू में या कहीं सोमालिया में नहीं रहते हैं, ना ये कहीं अफ्रीका में रहते हैं, ये आप ही के बैकयार्ड में है। यही किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं। आपका तो कॉलेज वैसे प्रदेश में है जहां पर कि सुसाइड का जो रेट ऑफ सुसाइड है बहुत ज्यादा है, और इतने सालों से हम देखते हैं चाहे मराठवाड़ा रीजन हो चाहे विदर्भा रीजन हो, सुसाइड का दौर जो है बहुत ही ज्यादा, जो रेट ऑफ सुसाइड है ज्यादा है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये रेट ऑफ सुसाइड सिर्फ विदर्भा में है या मराठवाड़ा में है या महाराष्ट्र में है। ये रेट ऑफ सुसाइड बहुत ज्यादा जो है, जो हॉटबेड ऑफ फार्मर सुसाइड है, उसमें पंजाब भी शामिल है। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है फिनोमेना समझने के लिए आपको। वैसे इंटरेस्टिंग तो नहीं है, आप जो समझते हैं इस बात को। इंटरेस्टिंग इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये कहा जाता है कि सब विदर्भा में लोग इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि एक तो इरिगेशन की कमी है, इरिगेशन आएगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो किसान की आय बढ़ेगी। ये आर्गुमेंट हमने बार बार सुना है और शायद ये आपको भी पढ़ाया जाता होगा कि यही एक तरीका है कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए तो आपकी इनकम जो है किसान की बढ़ेगी और तभी वो सुसाइड के ट्रैप से निकलेगा। लेकिन अगर इसको समझने के लिए क्या ये ठीक है, तो हमें समझने के लिए पंजाब की तरफ देखना पड़ेगा। पंजाब में आप देखिए कि पंजाब में 98% अश्योर्ड इरिगेशन है। ये आपको हैरानगी होगी जान के कि दुनिया में और कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें कि 98% अश्योर्ड इरिगेशन हो। पंजाब में जो हमारा प्रदेश है, ये फूड बाउल ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं, उसमें 98% अश्योर्ड इरिगेशन है। और ये जो अश्योर्ड इरिगेशन है उसके करके प्रोडक्टिविटी जो है पंजाब की बहुत ज्यादा है। गेहूं में अगर देखें तो 51 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उनकी प्रोडक्टिविटी है, और धान में देखें तो 66 क्विंटल्स पर हेक्टेयर उनकी प्रोडक्टिविटी है। और दुनिया के जो 2, 3, 4, 5 बड़े जो प्रोडक्टिविटी वाले देश हैं उसमें पंजाब देश तो नहीं है, लेकिन पंजाब उसके अंदर देखें तो उसमें मैच करता है। कहने का मतलब है कि पंजाब की प्रोडक्टिविटी इतनी हाई है और उसके बाद भी आपको हैरानगी होगी जानकर कि पंजाब हैज आल्सो बिकम ए हॉटबेड ऑफ फार्मर सुसाइड। यहाँ भी आत्महत्याओं का दौर जो है उसी गति से बढ़ रहा है जितना कि आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में थोड़ा कम है, लेकिन महाराष्ट्र में आप देखते हैं बहुत ज्यादा है। ये इसका जो कई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक स्टडी हुई थी, हाउस टू हाउस सर्वे किया गया था पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, तीनों यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक हाउस टू हाउस सर्वे किया था। उसमें बताया गया था कि 2000 और 2015 यानी 15 साल में किसानों और किसान मजदूरों की जो आत्महत्याएं हुई थी उनका टोटल नंबर था 16,600। यानी तकरीबन 1,000 किसान या किसान मजदूर हर साल पंजाब में आत्महत्या कर रहे थे। और आज भी हम देखते हैं, कभी हम अखबार उठाएं तो 1, 2, 3 किसानों की आत्महत्या रिपोर्टेड होती है। तो इसका मतलब कहने का ये कि क्या कारण है, ये हमें समझना है कि भाई आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हो, पंजाब में हो या बाकी देश में हो, जिसका जो इतना बड़ा जो दौर है वो चलता रहा है इतने सालों तक, के क्या कारण है वो खत्म नहीं होने का नाम ले रही है।
ये कहा जाता है कि साहब ये जो इकोनॉमिक ढांचा है, जब तक हम इससे बदलेंगे, नए ढांचे की तरफ नहीं जाएंगे जो कि मार्केट ओरिएंटेड है, तब तक ये एक आत्महत्याएं का दौर नहीं खत्म होगा। उस पर भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये पीरियड जो है आपके समक्ष आ गया। और इससे मुझे कई बार ये सवाल पूछा जाता है, और आपने शायद एक वायरल हो गया मेरा एक छोटा सा वीडियो जहां मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, शायद आपने कभी देखा भी होगा, और उसमें मैंने ये कहा था कि इसका कारण ये है कि हमने कैसे जानबूझकर किसानों की इनकम को दबाए रखा, ताकि हमारी आर्गुमेंट ये है कि वो सस्ता अनाज मिलना चाहिए कंज्यूमर्स को, यानी उसके फूड प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए, और दूसरा ये है कि सस्ता लेबर चाहिए शहरों में, तो वो तभी हो सकता है कि जब हम गांव से लोगों को निकालकर शहर में लाएं, जैसा कि पहले मैंने आपके साथ जिक्र किया था। ये दोनों जो सोच है, ये इस प्रकरण को बिल्डअप करते गए ओवर द डिकेड्स, और यही हम लोगों ने किया। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मेरे से पूछा गया कि भाई आत्महत्याओं का दौर इतना क्यों है, कि भाई मौसम अगर खराब हो जाता है, फसल पे फ्रीक वेदर हो जाती है, फसल फ्लैट हो जाती है, तो किसान उसको देखता है, उसको हार्ट अटैक होता है, झटका लगता है उसको, तो ये क्यों आत्महत्याएं या जो मौत का सिलसिला इतना वो चल रहा है। तो मैंने एक अध्ययन किया था जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि मैंने उसमें एनालाइज किया था कि 1970 में ये शुरुआत के पीरियड है, आप जानते हैं हरित क्रांति के, तो उस समय गेहूं का जो दाम था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो 76 रुपीज पर क्विंटल था। 45 साल बाद जब यह अध्ययन किया गया था 2015 में, तब उस समय गेहूं का दाम 1450 रुपए प्रति क्विंटल था, जो कि 45 साल के पीरियड में देखा मैंने कि गेहूं का जो दाम है वो 19 गुना बढ़ गया था या बढ़ाया गया था। और उसी पीरियड में टू लुक इनटू द इनकम पैरिटी नॉर्म्स, कि बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का कैसे इनकम बढ़ी है, उसमें देखा कि सिर्फ बेसिक पे और डीए हमने लिया, तो देखा कि 1970 और 2015 के बीच में सरकारी मुलाजमों का जो बेसिक पे और डीए था वो 120 से 150 गुना बढ़ा। जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के प्रोफेसर या लेक्चरर्स हैं, उनका 150 से 170 गुना उनकी बेसिक पे और डीए बढ़ती है, और जो स्कूल टीचर्स हैं उनका 280 से 320 गुना बढ़ती है उनकी इनकम या सैलरी, और किसान की 19 गुना बढ़ती है। अब ये आपके साथ समक्ष है, आप मानेंगे इस बात को कि अगर प्रोफेसर्स की या सरकारी मुलाजिम की इनकम अगर 19 गुना बढ़ी होती, तो उसमें से आधे तो आत्महत्या कर चुके होते या आधे नौकरी भी छोड़ चुके होते। कहने का मतलब है कि जानबूझकर जो हमने किसानों को जिस उस लेवल पे रखा है, उसका रिजल्ट हमारे सामने यह है कि आत्महत्याएं बढ़ती गई, और साथ में किसानों के ऊपर जो डिस्ट्रेस था वो और भी बढ़ता गया उसी पीरियड में। जो मैंने आपको पहले ओईसीडी की स्टडी बताई या आपको इकोनॉमिक सर्वे की जो मैंने रिपोर्ट बताई, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने जानबूझकर जो किसानों को उनका दाम नहीं दिया जो हक बनता था, उसका रिजल्ट हमारे सामने ये हुआ। अब देखिए, इससे निकालने के लिए आज जो किसान जो आज प्रोटेस्ट कर रहा है, अब हम उस पर आते हैं कि क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहा है। अब किसानों ने जो प्रोटेस्ट किया, आप जानते हैं कि 3 सेंट्रल लॉज सरकार लेके आई, जो पहले ऑर्डिनेंस के रूप में, और ऑर्डिनेंस के बाद जिस तरीके से पार्लियामेंट में पुश किया गया और वो लॉज बने हैं, वो आपने सबने देश ने देखा है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन 3 लॉ आए हैं, बेसिकली वो ये कहते हैं कि भाई मार्केट्स को खोल दिया जाए, एग्रीकल्चर को मार्केट्स के हवाले कर दिया जाए, और ये कहा जाता है कि साहब जो मंडियां एग्जिस्ट करती हैं जो ऑलरेडी, उसके बाहर जो ट्रेड होगी तो कोई भी आके खरीद सकता है, और उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई फी नहीं देनी पड़ेगी, जो कि कुछ मंडियों में है। और 2, इसका मतलब है कि किसान की आजादी हो जाएगी कि वो देश में कहीं भी जाके बेचे, और कहीं भी उसको जहां अच्छा दाम मिलता है या ये बेचे। एक तो ये आर्गुमेंट है। दूसरा ये है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होगी, उसमें किसान जो हैं वो पहले ही 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और लेकिन ये भी उसमें है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम के बाद एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे एक कमेटी होगी, वो उसका अध्ययन करेगी, कोर्ट में जाने की उसको मनाही है उसके अंदर। और तीसरा जो है वो ये है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, जिसके तहत आप स्टॉक लिमिट रखते हैं कि कोई भी इतना स्टॉक ना कर ले कि वो उसको मिसयूज करे या उससे प्राइसेस को डिटरमिन करे या एक्सप्लॉइट करे, तो उसको हटा दिया गया है स्टॉक लिमिट को। और कई एरियाज में सिर्फ गेहूं धान नहीं, कई प्याज आलू सब इसमें भी उन्होंने वो स्टॉक लिमिट हटा दी है, एक्सेप्ट फॉर कि अगर कोई देश में बहुत ही बड़ी इमरजेंसी आ जाए। तो ये 3 लॉज जो आए हैं, इसका किसान विरोध कर रहे हैं। पहले ये विरोध पंजाब हरियाणा में शुरू हुआ, और फिर आप देख रहे हैं कि अब दिल्ली के आसपास उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के किसान जो हैं वो भी सब मिलकर 3 महीने से, मैंने आपसे कहा, लगभग होने जा रहे हैं, जिसमें वो बैठे हुए हैं किसान अपना प्रोटेस्ट पे। और अब 26 जनवरी का जो
अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था लाल किले वाला, उसके बाद हमने देखा है कि मूवमेंट जो है वो और बढ़ गया है। अब जो महापंचायत जो है वो देश के अलग अलग कोने में की जा रही हैं, और किसान जो हैं ये बता रहे हैं कि भाई हम इन लॉज को जब तक वापस नहीं करेंगे तो हम वापस नहीं जाएंगे। सरकार दृढ़ है कि हमने जो लॉज लाए हैं वो देश के हित में है, किसानों के हित में है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम वापस नहीं करेंगे, किसान कहते हैं कि आपको ये वापस करना पड़ेगा। तो ये तो कंट्रोवर्सी चली रही है, कंटेंशियस लॉज हैं, लेकिन असली जो कारण है मुझे लगता है कि वो ये नहीं है कि किसान जो है इन लॉज के ही प्रति उनका वो है गुस्सा है, पर कारण यह है कि जो जो गुस्सा उनका इतने सालों से बिल्डअप होता गया। देखो आफ्टर ऑल अगर उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, और इनकम अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहे हैं तो वहीं की वहीं खड़ी है या उससे कम हो गई है, तो वो कब तक उसको बर्दाश्त करेंगे। तो बिल्डअप होता गया, और आज वो लॉज जब आए हैं, सेंट्रल लॉज आए हैं, तो उसको देखते हुए उनको एक रास्ता मिला है कि अपने वो रोष को प्रकट कर सके। और इसीलिए वो आज आप देखते हैं कि उनकी सोच जो है वो इतनी क्लियर है किसानों की, कि वो जो भी लॉज के अंदर लिखा गया है वो उसको समझते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं, और तभी वो उसके सामने आज खड़े हैं। आम छोटा किसान भी आप बात कर रहे हैं, गांव में बैठा है या ट्रॉली में बैठा है अपने परिवार सहित, वो भी आपको बताएगा कि उसमें क्या खामियां हैं और क्या उनको आगे डर है। वो ये कह रहे हैं कि साहब इनफ इज इनफ, और अति हो चुकी है। और उनका ये कहना है कि अगर ये कॉर्पोरेट आएंगे तो उनका जो व्यवसाय है वो डिस्ट्रॉय होगा, और उनका ये भी कहना है कि उनके हाथ से जमीन भी निकल जाएगी, उनको दाम नहीं मिलेगा। ये सब बातें वो कहते आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ बैठकर एक दौर किया जाए, एक क्या कई दौर किए जाए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आज तक 11 नेगोशिएशंस हुए, मैं उसकी कह रहा हूं कि देश में हमें चाहिए कि हम स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा किसान है, लेकिन उसके साथ और भी जो स्टेक होल्डर अलग अलग जगह पर डायलॉग्स हो, डिबेट्स हो, डेलिब्रेशन हो, और उसके हिसाब से फिर हम ऐसे लॉज बनाएं जो कि देश के हित में हो, जो कि किसान जो है उससे कम से कम उनमें खुशी की लहर ये आए कि आने वाले सालों में उनका जो व्यवसाय है वो खत्म नहीं होगा, बल्कि वो और इकोनॉमिकली वायबल होगा। अब इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, क्यों ना हम एक सिस्टम दे सकें किसानों को, या एक ऐसा मॉड्यूल बना के दे सकें क्योंकि जिसमें किसान ये सोचे कि आने वाले सालों में उसकी इनकम सिक्योरिटी जो है वो अश्योर्ड हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है। क्यों नहीं उसकी इनकम भी, किसान की इनकम भी उसी रेशियो में बढ़े जो कि आम, जो बाकी मैंने बताया आपको, जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनके ही अनुपात में उनकी इनकम बढ़े। इसमें गलत क्या है? आफ्टर ऑल वो भी तो उसी सोसाइटी का हिस्सा है, उनकी भी एस्पायरेशंस हैं, उनको भी अपने बच्चों को पालना है या फैमिली को पालना है। तो उनको सबको देखते हुए मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। हम एक लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, उसको भी साथ में लेके चलना है, ताकि जो सबका साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वो सपना हम रियलाइज कर सकें। अब देखिए, जिस मॉडल में हम लेके जा रहे हैं उससे पहले हम एक बात ये समझें कि एक इशू बन जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का और एपीएमसी मंडियों का। ये हमारे जो छात्र हैं उन्होंने बहुत सुना होगा। जब हरित क्रांति आई थी भारत में, तो उस समय के जो नीति निर्धारक थे उन्होंने दो काम बड़े अच्छे किए थे, लॉडेबल इनिशिएटिव मैं कहूंगा उस समय लिया गया था। वो एक तो ये था कि भाई मंडियां जो है देश में, उन्होंने देखा कि ट्रेडर्स जो है एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उनको रेगुलेट किया जाए। तो वो एक मंडी नेटवर्क के अंदर, जिसको एपीएमसी कहते हैं, उसके तहत उन्होंने मंडियों का गठन किया। दूसरा, उसमें कहा गया कि जो भी किसान अपना गेहूं और धान लेके आएगा, ये हम ना भूलें कि वी वर लिविंग इन शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस, और गवर्नमेंट चाहती थी कि हम इससे बाहर निकलें, अपने देश में अपना ही अनाज पैदा करें। तो इसलिए उन्होंने उसको बिल्डअप करने के लिए जो भी गेहूं और धान मंडी में आएगा, उसको अगर कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं खरीदती है ज्यादा कीमत पर, तो सरकार ने एक दाम तय किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया। उसके तहत आके किसान जो है वो बेचेगा, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या उसकी एजेंसीज जो हैं वो बाई करेंगी किसानों से, और वो बाई करके मॉप अप करके जो इतना वॉल्यूम होगा उसको देश में जो डेफिसिट एरियाज हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बाय वे ऑफ पीडीएस। ये आप सब जानते हैं। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही रिमार्केबल डेवलपमेंट नहीं, जिसमें हरित क्रांति अगर वाकई में कामयाब हुई है तो ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज थी जिसके करके वो कामयाब हुई है। और ये रेगुलेट करना मंडी को और किसानों को दाम देना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था उस समय। अब ये सिचुएशन आ गई है कि हम जानते हैं कि देश में मात्र 6% किसानों को, जब हम सब फसलों को देख लें और देश के सब किसानों को जोड़ लें, तो सिर्फ 6% किसानों को भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। उसमें अधिकतर पंजाब हरियाणा है, कुछ मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में है, ऐसे है। लेकिन अधिकतर जो है रफली अबाउट 84-85% उस 6% का वो पंजाब हरियाणा में किसानों को मिलता है। पंजाब में तकरीबन
56,000 करोड़ रुपया जो है बाय वे ऑफ एमएसपी गेहूं और धान का हर साल किसानों को मिलता है। और यही एक कारण है कि हमारे किसानों की जो इनकम है पंजाब में वो कंपैरेटिवली बाकी देश के किसानों से ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर अगर आज इनकम देखें हम, तो पंजाब की इनकम जो है वो साल की उसको देख के हम अगर महीने करें तो तकरीबन 20,000 रुपए उसकी जो इनकम नापी गई है या आंकी गई है हर महीने। लेकिन जब हम बिहार की देखते हैं जो कि लोएस्ट पैदान पे है, तो वहां पर 7,000 रुपए किसान की इनकम है। तो 7,000 बिहार में और पंजाब में 20,000। तो आप जानते हैं ये अंतर जो है ये इसलिए है क्योंकि बिहार में एपीएमसी मंडियां 2006 में खत्म कर दी गई थी। तब ये आई थी, रिफॉर्म्स जब आए थे तब ये कहा गया था कि साहब बिहार विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये भी कहा गया था उस समय, ये भी कहा गया था कि साहब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, प्राइवेट मंडियां बनेंगी, प्राइस डिस्कवरी होगी, यानी कि किसानों को ज्यादा दाम मिलेंगे। ये सब बातें कही गई थी। लेकिन आज 14 साल हो गए हैं और आपको हैरानगी होगी कि अभी जो पैडी सीजन खत्म हुआ है उसमें 50 लाख टन पैडी बिहार और उत्तर प्रदेश से आके पंजाब में बिकी है। क्यों? क्योंकि बिहार में जो प्राइस मिलता है किसानों को वो 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है, जबकि पंजाब में जो एमएसपी निर्धारित है 1888 रुपए पर क्विंटल उस पे मिलता है। तो ट्रेडर्स जो है वहां से लाकर पंजाब में बेचते हैं। इसका मतलब साफ है कि जो ये सिस्टम था, जो मार्केट्स का जो जिसके ऊपर किसान थे निर्भर आज तक, दे वर नॉट हेल्पफुल। तभी हम देखते हैं कि एग्रीरियन क्राइसिस जो देश का है वो इतना गंभीर है हमारे भारत में, क्योंकि अगर 6% किसानों को एमएसपी मिलता था, अश्योर्ड प्राइस मिलता था, तो 94% जो फार्मर्स थे वो डिपेंडेंट थे मार्केट्स के ऊपर। और मार्केट्स अगर इतनी अच्छी होती तो आज इतना क्राइसिस जो देश में हम देख रहे हैं वो नहीं होना था। ये तो आप भी मानेंगे। अब देखिए कि ये इसका कारण ये नहीं था कि भाई किसानों के पास ऑप्शन था कि वो मार्केट्स के ऊपर जाएं या 6% जैसे मैंने कहा एमएसपी को लें, ऐसा नहीं था। हमारी सरकारों ने उसको एक्सपैंड ही नहीं किया एमएसपी के नेटवर्क को। और तभी एक शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि 71%, 71% फार्मर्स को ये पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या होता है या एमएसपी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि उनको कभी मिला ही नहीं, उनको कोई पता ही नहीं चला बेचारों को ये कि भाई उनको कितना नुकसान हो रहा। आज भी हम जानते हैं कि जितना भी देश में हमारा प्रोड्यूस बिकता है एग्रीकल्चर का, गेहूं और धान को अगर हम छोड़ दें तो वो तकरीबन 15% उनको दाम कम मिलता है मार्केट से, अगर देश की एवरेज हम इनकम देखते हैं या एवरेज प्राइस देखते हैं एग्रीकल्चर का। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि वो 15% उनको कम मिलता गया और वो आज तक उसी काम के करके जो भयंकर क्राइसिस खड़ा है जिसके तहत आत्महत्याएं एक रिफ्लेक्शन है उसका, आई थिंक इज क्वाइट क्लियर बिफोर अस। तो ये एमएसपी और ये एपीएमसी, अब कहा यह जा रहा है कि साहब एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, तो इसका मतलब है कि वो 6% को ही मिलेगा। ये भी कहा जाता है कि साहब एपीएमसी मंडियां रहेंगी, इनको कोई नहीं हिलाया जाएगा। लेकिन एपीएमसी की मंडियां देखें तो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 47 मंडियां बंद हो चुकी हैं और तकरीबन 150 के पास जो मंडियां हैं वहां पर वो आज उनका टर्नओवर है बहुत घाटे में जा रहा है, बहुत कम हो गया है। इस तरीके से कर्नाटका में भी कल रिपोर्ट आई है कि जो मंडियां हैं उनमें बिक्री नहीं हो रही है, उनका जो उनका टर्नओवर है या जो उनकी प्रोड्यूस की होनी चाहिए, सेल होनी चाहिए, वो मंडियों के बाहर चली गई, क्योंकि मंडियों के बाहर टैक्स नहीं देना पड़ता है कंपनियों को, या जो भी खरीदार है उसको टैक्स देना पड़ता है। तो ये आपके सामने अगर चित्रण है तो इसका मतलब कि ना तो हम एमएसपी बढ़ाना चाहते हैं ना हम एपीएमसी बढ़ाना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि साहब मार्केट्स जब आएंगी, यानी जब कॉर्पोरेट्स आएंगी, कंपनियां जब आएंगी, तो उससे जो होगा पैदावार बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी आएगी, ये भी कहा जाता है। तो और दूसरा ये कहा जाता है कि साहब उससे किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा। लेकिन जब ये हम कहते हैं कि अगर किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा, तो किसान ये कह रहे हैं कि जो एमएसपी है उसको एक कानूनी अधिकार बना दीजिए कि इससे नीचे ट्रेडिंग नहीं होगी। तब ये कहा जाता है कि साहब ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सारे जो रिफॉर्म्स, जो तीनों लॉज लेके आ रहे हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे अगर एमएसपी को लीगल कर दिया गया। इसका मतलब साफ है कि जो आपको इकोनॉमिस्ट और ट्रेडर्स बता रहे हैं या कंपनियां बता रही हैं कि किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, वो एक झूठ है। अगर झूठ नहीं होता तो मुझे बताइए कि क्या दिक्कत है अगर आप वैसे ही एमएसपी के ऊपर दाम देने की प्रॉमिस कर रहे हैं, तो फिर एमएसपी को लीगल अधिकार क्यों ना बना दिया जाए, कानूनी अधिकार क्यों ना बना दिया? इसमें क्या गलती है? हमारे देश में हर साल 23 फसलों के ऊपर एमएसपी अनाउंस होता है, लेकिन 2 फसलों पे, गेहूं और धान मुख्यतः देश में खरीदी जाती हैं, जिसका मतलब कि वहां पर वो इंप्लीमेंट होता है। और उसके अलावा थोड़ा सा कॉटन, थोड़ा सा पल्सेस या इस तरह की जो फसलें हैं वो होती हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज गेहूं और धान तक ही वो सीमित है।
ये कहा जा रहा है कि साहब ये रिफॉर्म्स जो हैं देश के हित में हैं और किसानों की आय बढ़ेगी। और ये आपने सुना ही है कि उसमें एग्रीकल्चर का जो टोटल जो आउटपुट है वो, या उसका जो इकोनॉमी है वो, उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। लेकिन हम देखें कि जहां से ये लॉज लिए गए हैं, अमेरिका और यूरोप से ये लॉ बोरो किए गए हैं, वहां पर ये कई दशकों से एग्जिस्ट करते हैं। क्या अमेरिका और यूरोप में ये लॉज सक्सेसफुल हुए हैं या उससे कोई किसानों को फायदा हुआ है? मैंने आपको उदाहरण दिया था रिचर्ड निक्सन के टाइम पर का, जब मैंने कहा था कि उन्होंने कहा था, उनके एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने कहा था, गेट बिग और गेट आउट। गेट बिग और गेट आउट कहने के बाद मैंने आपसे ये भी कहा कि वहां पर 1.5% पॉपुलेशन जो है आज एग्रीकल्चर में रह गई है। तो उसका चित्रण ये देखिए कि आज यानी 2020 में जुलाई में इलेक्शन से पहले, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की इलेक्शन थी उससे पहले, उसमें 2020 में किसानों के ऊपर $425 बिलियन का कर्जा उनके सिर पर खड़ा था। $425 बिलियन का कर्जा। वो भी हम देखें कि हर 5 साल में अमेरिका अपने देश में इतनी सब्सिडी का एक फार्म बिल लेके आती है, हर 5 साल के बाद उसमें सब्सिडीज का प्रावधान किया जाता है अगले 5 साल के अंदर। उसके बावजूद भी अगर $425 बिलियन का कर्जा किसानों के सिर पर खड़ा था, तो इसका मतलब है कि वो रिफॉर्म्स जो है वो सक्सीड नहीं किए, किसान की इनकम जो है वो रिफॉर्म से नहीं बढ़ी। अमेरिका के एक चीफ इकोनॉमिस्ट जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि 1960 के दशक से किसानों की इनकम जो है वो लगातार गिरती जा रही है अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं। इतना वहां पर हालात खराब है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो सुसाइड हो रही है, वहां पर आत्महत्याएं हो रही हैं, वो 45% ज्यादा है शहर के इलाकों से। वहां पर भी काउंटिंग जो है फार्मर्स की सुसाइड की उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुई है जैसे कि भारत में भी नहीं हुई है, लेकिन आपको ये इससे पता चलता है कि वहां पर कितना गंभीर है सिचुएशन एग्रीकल्चर में। मुझे याद है कोई 10-12 साल पहले मैंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि वहां के एक डेयरी फार्मर ने आत्महत्या की। और ये ना हम भूलें कि वहां के जो डेयरी फार्म्स हैं वो हमारे लिए मॉडल है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी रिच हैं। और ये भी हम जानते हैं कि उनकी जो काउज हैं, जो गाय हैं, वो भी बहुत इम्प्रूव्ड ब्रीड्स होती हैं। उसके सबके बावजूद भी एक जो किसान ने आत्महत्या की, उसने पहले अपनी 51 काउज को गोली मारी और फिर उसने अपने आप को गोली मारी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्राइसेस इतने गिरते जा रहे थे, ओपन मार्केट प्राइसेस जो गिरते जा रहे थे, कि वो उसको अपने अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को वो नहीं बेयर कर पाते तो उसके पास कोई चारा नहीं था, उसने आत्महत्या की। और ये स्टडीज बताती हैं कि 1970 के पीरियड से लेके अभी तक 93% ऑफ द डेयरी फार्म्स इन अमेरिका हैव क्लोज्ड डाउन। 93% डेयरी फार्म जो है इस पीरियड में बंद हो गए, लेकिन उसमें पैदावार कम नहीं हुई, मिल्क की पैदावार बढ़ती गई, डेयरी फार्म बंद होते गए। ये क्या कारण है, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। हुआ वही गेट बिग और गेट आउट, कि अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां जो आ गई, बड़े डेयरी कंपनियां जो आ गई, मिल्क कंपनीज जो आई हैं, उन्होंने बड़े बड़े मेगा डेयरी फार्म्स खोले, 5,000 गाय, 7,000 गाय, और उससे क्या हुआ कि पैदावार बढ़ती गई और मिल्क प्राइसेस क्रैश करते गए। इसलिए छोटे किसान जो डेयरी फार्मर्स थे वो खेती से बाहर हो गए। मैं आपको इसको और भी कई उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन अगर हम यूरोप में देखें तो यूरोप में आज भी $100 बिलियन की सब्सिडी यूरोप देता है हर साल खेती में। इसमें से $50 बिलियन जो है, यानी आधी जो सब्सिडी है, वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जाती है किसानों को। अगर वो ना सपोर्ट दो तो आप देखिए कि यूरोप का एग्रीकल्चर भी कोलैप्स कर जाता है। और अमेरिका में भी यही है कि अमेरिका में एवरेज जो किसान को सब्सिडी मिलती है हर साल, वो तकरीबन $62,000 की उसको सब्सिडी मिलती है। और भारत में आप जानते हैं कि हमारी सब्सिडी नेगेटिव में है अगर हम ये मार्केट प्राइसेस को देख के चलते हैं। जैसा कि अभी डीजल के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, तो किसान की पंजाब में हम औसतन मानते हैं कि किसान का जो खर्चा है अब वो बढ़ गया है 28%। अब बताइए 28% खर्चा बढ़ गया है और आउटपुट प्राइस वही का वही है, तो किसान घाटे में तो रहेगा ही रहेगा। तो कहने का मतलब है कि हम दुनिया में देखें जो मार्केट इकोनॉमी पे बेस्ड है एग्रीकल्चर, जिन बड़े बड़े देशों में भी, वहां पर मार्केट्स एक्चुअली फेल्ड। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हालांकि आपको पढ़ाया गया होगा इकोनॉमिक्स 101 में कि मार्केट्स ही एक सप्लाई डिमांड जो है वो एक प्राइस डिटरमिन करते हैं, रियलिस्टिक प्राइस वो डिटरमिन करती है। लेकिन आप देख लीजिए कि अमेरिका और यूरोप या कनाडा में वो मार्केट्स है जिसको हम मार्केट एफिशिएंसी कहती हैं, वो सिर्फ सब्सिडीज के ऊपर टिकी हुई हैं। अगर आप सब्सिडीज को विड्रॉ कर लीजिए तो मार्केट्स हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं एग्रीकल्चर में। ये हालात तो अमेरिका और यूरोप के हैं। कनाडा को भी आप देख लीजिए तो वहां भी यही हालात है। और बल्कि ये देखा गया है कि ये देश क्या करते हैं, तीनों देश, ये जिसको हमारे देश में कहा जाता है ना कि WTO कह रहा है कि MSP खत्म करिए, इस तरीके से उनको भी अपने
जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट है या सब्सिडी दी जाती है अलग अलग प्रोडक्ट्स में, उनको भी खत्म करने की बात हो रही है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। उसके रिजल्ट क्या होता है कि जब वो सब्सिडी वाला जो दूध है या सब्सिडी वाले और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आते हैं, तो उससे प्राइसेस जो है इंटरनेशनल कम हो जाते हैं और हमारे एमएसपी ज्यादा लगता है। तो आपको ये एक मैसेज दिया जाता है कि देखिए हमारा एमएसपी जो है इट इज अ साइन ऑफ इनएफिशिएंसी, और ये क्योंकि एफिशिएंट प्राइस जो है इंटरनेशनल प्राइस है, ऐसा नहीं है। वो इंटरनेशनल प्राइसेस है वो सब्सिडी के ऊपर टिके हुए हैं। एक अनटाइड इंडिया की स्टडी आती है 2007 में, वो ये कहती है कि अगर हम ये जो WTO की भाषा में एक ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज होती हैं, यानी वो नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी होती हैं, जो कि हर WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा इशू बनती है। उसमें ये कहा जाता है कि अमीर देश जो अपने देश में सब्सिडी देते हैं किसानों को, वो खत्म की जाए, ये बातें उठती हैं। लेकिन वो सब्सिडी जो है अगर हटा दी जाए, तो स्टडी कहती है कि अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं वो भी 40% गिर जाएंगे। अब आप देखिए ये हालात है कि जो एक्सपोर्ट है वो भी सब्सिडी के ऊपर टिके हुए हैं, और हमें लगता है कि हम जब इंटरनेशनल प्राइस देखते हैं जो हमारे वो एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं या दुनिया में जो कम्पीट करना है, तो हमें ये लगता है कि हमारा एमएसपी हम किसानों को ज्यादा दे रहे हैं। ये नहीं हम जानते कि वो जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो सब्सिडी के ऊपर टिका हुआ है, और वो इसका मतलब है कि वो इट इज नॉट द रियलिस्टिक प्राइस जो किसानों को वहां दिया जाता है या जो सब्सिडी उनके हाथ में दी जाती है। तो ये मार्केट एफिशिएंसी ना तो प्रोडक्शन में और ना ही वो एक्सपोर्ट्स में वो जो है उसको उसका जो है एफिशिएंट जिसको हम कहते हैं या कॉम्पिटिटिवनेस है, वो रीजन नहीं है। मेरा मतलब कहने का सारा ये बताने का आपको ये है कि अगर अमेरिका और यूरोप में वही मार्केट रिफॉर्म्स जो हम भारत में लेके आ रहे हैं वो अगर कामयाब नहीं हुए, तो मुझे बताइए कि वो जो फेल हो गए हैं रिफॉर्म्स, वो भारत में कैसे वो चमत्कार करेंगे। आपको भी जानना ये जरूरी है, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि वो जो फेल हो गए रिफॉर्म्स वो भारत में कैसे चमत्कार करेंगे। मैं आपको एक डाटा और देना चाहता हूँ। स्वीडन एक छोटा सा देश है, स्वीडन में छोटे नंबर ऑफ किसान भी बहुत कम है, लेकिन आप देखिए स्वीडन में जो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट किसानों को मिलती है वो एवरेज जो यूरोप है उससे दुगनी मिलती है। और जो स्वीडन में किसान की इनकम है उसमें उसका जो इनकम सपोर्ट जो सरकार दे रही है उसका शेयर जो है वो 54% है। अब देखिए इसका मतलब कि सिर्फ 46% जो है वो मार्केट से उसको मिल रहा है, 54% जो है वो जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडाइज कर रही है। तभी आपको उसकी एक रिस्पेक्टेबल किसान की इनकम लगती है कि स्वीडन का किसान जो है वो उसको अच्छी इनकम मिल रही है। इस तरीके से यूरोप में भी है, इस तरीके से अमेरिका में भी है कि जो लार्जर शेयर ऑफ इनकम जो है वो सरकार की सब्सिडी से आ रहा है। तो ये मॉडल जो वहां पर मार्केट्स किसानों को अच्छा दाम नहीं दे पाई, मैं यही आपके सामने ये रखना चाहता था कि वो भारत में वो फिर कैसे दाम दे पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि साहब अमेरिका से कंपेयर मत करिए, अमेरिका के हालात कुछ और हैं, भारत के हालात कुछ और हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब भी हम ये बोलते हैं, लेकिन जब हम बोरो करते हैं वहां का मॉडल तब तो नहीं हम कभी कहते हैं कि साहब ये बोरो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का तो हालात कुछ और है, हमारे हालात कुछ और है। हमारे देश के इकोनॉमिस्ट वहां से बोरो करते हैं तब तो सवाल नहीं उठाते हैं कि साहब वो मॉडल, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट अलग है, वहां के किसानों की लेवल अलग है, या जो भी कहिए ज्योग्राफिकल सिचुएशन अलग है, तब तो नहीं कहते। लेकिन जब भारत में हम कंपेयर करना शुरू करें अमेरिका और यूरोप से, तब ये सवाल उठाया जाता है कि साहब वहां को कंपेयर करना ठीक नहीं है। ये अपनी कमी को छुपाने की बात है, क्योंकि मैं हर जगह कहा है कि हमारे देश में एक डोमिनेंट क्लास है जिसको मैं कहता हूँ लेजी इकोनॉमिस्ट है। वो कुछ नहीं करते सिवाय मार्केट जो इकोनॉमी का जो ढांचा है उसको कट एंड पेस्ट किया और भारत में चिपका दिया कि साहब ये रिफॉर्म्स हमको पालन करने चाहिए। ये जो डिबेट होनी चाहिए कि भाई अमेरिका में क्यों फेल हुआ, या यूरोप में क्यों फेल हुआ, या न्यूजीलैंड में क्यों फेल हुआ, या जो जितने भी रिच कंट्रीज है वहां क्यों फेल हुआ, ये क्यों नहीं की जाती, क्योंकि लेजी इकोनॉमिस्ट अपना काम करके चले जाते हैं। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए ये कहा जाता है कि साहब ये हमारे हालात, उनकी लैंड होल्डिंग बड़ी है, हमारी छोटी है। अमेरिका तो छोड़ दीजिए, चलिए आप कीनिया की बात देख लीजिए, कीनिया में तो लैंड होल्डिंग छोटी छोटी है, लेकिन वहां पर भी ये मार्केट रिफॉर्म्स को लाए गए थे और वहां पर भी एक कोलैप्स कर गया। एग्रीकल्चर जो है, फार्मर्स जो है वो डिवेस्टेड हो चुके हैं। ये एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्टडी है जो हमें जाननी है, और यही एक कारण है कि भारत के किसान ये सब बारीकियों को समझते हैं और वो आज क्या मांग रहे हैं। अब मैं अपनी ये बात में फिर अंत करूंगा कि वो जो मांग रहे हैं वो हम समझें। मेरा ये मानना है कि हमें जो भी लॉज या जो भी अभी आगे ढांचा लेके आना है वो ऐसा लेके आना है कि जो पहले किसान जो भुगतते आए हैं वो उनको आगे ना भुगतना पड़े, उनकी आय जो है एक अश्योर्ड तरीके से बढ़े, इसमें कोई गलत नहीं है। सबकी आय जो है एक अश्योर्ड इनकम मिलनी चाहिए। जब हम वर्कर्स को मिनिमम वेजेस दे सकते हैं तो हम किसान को मिनिमम आय क्यों नहीं। मैं समाप्त करने के लेवल पे आता हूँ मैडम, और वो होना चाहिए। मैं 3 चीजें कहना चाहता हूँ आपके सामने।
एक तो हमारे पास मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 23 फसलों पे किसान कह रहे हैं, हम 23 की 23 फसलों पे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे एक लॉ लेकर आए, उसको कानूनी एक अमली जमा पहनाया जाए कि उससे नीचे ट्रेडिंग नहीं होगी। यानी किसानों की जो बेंचमार्क है वो ऊपर उठ जाता है, तो उनको एक अश्योर्ड इनकम मिले कि चाहे वो महाराष्ट्र में बेचे, चाहे पंजाब में बेचे, चाहे कर्नाटक में बेचे अपनी फसल को, उसको ये अश्योर हो जाए कि उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलेगा ही। ये है असली आजादी किसान की, जो किसान देख रहे हैं, ये उनको होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे पास, मैंने कहा था एपीएमसी मंडियां जिनका नेटवर्क पंजाब में बनाया गया था, वो रोबस्ट नेटवर्क है। मंडियों के साथ में सड़कें भी बनाई गई हैं, ये सब कुछ किया गया है। और उस मॉडल को तोड़ने की बजाय सबसे अच्छा होगा कि हमारे देश में आज तकरीबन 7,000 रेगुलेटेड मंडी हैं एपीएमसी की, जबकि हमें 42,000 मंडियों का जाल चाहिए। अगर हम 5 किलोमीटर रेडियस पे एक मंडी देते हैं किसान को, तो हमें 42,000 मंडियां गठन करनी चाहिए, बिल्डअप करनी चाहिए। ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर हम चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ये नहीं किया क्योंकि हम किसानों को ये देना ही नहीं चाहते थे। तो ये दूसरी बात होगी। दो चीजें अगर हम ये करते हैं कि मंडियों का जाल बिछाते हैं और एमएसपी उस पर लागू करते हैं, तो मेरा मानना है कि ये किसानों की जो इनकम का एक रास्ता है, जो अश्योर्ड इनकम का, वो हम बिल्डअप करते हैं। और तीसरी बात महत्वपूर्ण, कि हमारा एग्रीकल्चर में हमने देखा है कि डेयरी सेक्टर जो है, उसमें अमूल जो कोऑपरेटिव है, डेयरी है, उसके जो एमडी साहब है वो ये कहते हैं कि साहब, हम जब 100 रुपए का अगर आप दूध खरीदते हो अमूल का या किसी कोऑपरेटिव डेयरी का, तो उसमें से 70 रुपए जो है वो किसान का शेयर होता है। 70% इज द शेयर ऑफ द फार्मर। और अगर हम अमेरिका में देखें तो जो मार्केट्स में बिक रहा है किसान का प्रोड्यूस, जिसको हम फूड डॉलर कहते हैं, $1 का अगर प्रोड्यूस बिकता है तो किसान का उसमें शेयर मात्र 8%। तभी तो एग्रीकल्चर वहां पर क्राइसिस में है। तो क्यों ना हम वो मॉडल जो अमूल का है उसको रेप्लिकेट करें सब्जियों में, फ्रूट्स में, पल्सेस में, और वो उसमें, ताकि 70% जो है, नहीं तो कम से कम 50% जो है किसान की उसमें शेयर होना चाहिए अल्टीमेट कंज्यूमर प्राइस का। अगर हम ये 3 चीजें लेके आते हैं तो मुझे लगता है कि हम देश में एक ऐसा एक मॉडल दे रहे हैं जो सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के किसानों के लिए जो एक मॉडल बन जाएगा। क्योंकि आज दुनिया के किसान जो है पीड़ित हैं मार्केट से, और वो उससे निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो उनको भी अश्योर्ड इनकम मिले। मेरे पास अभी एक, रुबैना जी, मुझे एक कॉल आता है अमेरिका से, किसान कहता है कि भारत में ये क्या हो रहा है। तो मैंने उसको समझाया क्या हो रहा है। उसने कहा, साहब यही एक रास्ता है, क्योंकि मैं किसान हूं, मैं जानता हूं कि मेरा परिवार जो है वो कर्जे में पैदा हुआ और कर्जे में ही मर जाएगा, और कर्जे में जीवित रहना सारी जिंदगी इज लाइक लिविंग इन हेल। वो नर्क उससे बड़ा नहीं हो सकता है। उसका कहना था कि हमें अगर उस नर्क से निकलना है तो हमें मिनिमम अश्योर्ड प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भारत में है उसको हमें लीगलाइज करना पड़ेगा। तो वो देख रहे हैं भारत की तरफ कि सब भारत में किसान क्या करने जा रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि गांव में कभी जाते नहीं। अमिताभ बच्चन ने कहा था ना कि कुछ दिन गुजारिए गुजरात में, एक एडवर्टीजमेंट थी। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा और प्रिंसिपल साहब से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी एश्योर करिए कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ दिन तो गुजारें जाके गाँव में, कम से कम उनको समझ तो आए कि रियलिटीज क्या है। हम उनसे कट ऑफ है और हम अपने कंप्यूटर टर्मिनल में ही जो समझ पाते हैं उसको हम रेप्लिकेट करने की बात करते हैं, उसको हम बिल्डअप करने की बात करते हैं। जाते जाते एक बात और, आप और हम चॉकलेट तो बड़े शौक से खाते हैं, किसी का बर्थडे हो तो चॉकलेट भी देते हैं। चॉकलेट जो है वो $2012 बिलियन की इंडस्ट्री है दुनिया में। चॉकलेट के जो प्रोड्यूसर हैं, कभी आपने सोचा है कि जो आप चॉकलेट खरीदते हो, औसतन जो उसका, अगर नॉर्मल जो चॉकलेट है, मैं किटकैट की छोटी सी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी चॉकलेट की बात करता हूँ, वो 100 रुपए से अधिक की आती है। आपको हैरानगी होगी जानकर कि आज जो चॉकलेट के जो प्रोड्यूसर हैं, जिनको, जो आप जानते हैं ये कोकोआ बीन से बनता है, कोकोआ बीन्स के जो किसान हैं दुनिया में, उनकी जो एवरेज इनकम है वो जो एक्यूट जिसको हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन, वो $1.9 है दुनिया में, नापी गई है यूएन और वर्ल्ड बैंक द्वारा, पर डे $1.9 पर डे। और उनकी जो इनकम है, आपको हैरानगी होगी कि मेजॉरिटी जो की इनकम है वो $1.3 पर डे है। यानी 100 रुपए से भी कम उन किसान परिवार जीवित है। आज हमारे देश में तो कोकोआ बीन्स का इतना वो नहीं है, लेकिन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में ये कोकोआ बीन्स बहुत होती हैं। अब आप देखिए ये किसान दशकों से, आप देखिए क्या उनका, जिसको आप कहते हैं ना वैल्यू चेन में,
क्या उसका हिस्सा था। लेकिन आप जब देखेंगे, काउंट करेंगे, तो आप कहेंगे कि चॉकलेट इज ए बिग इंडस्ट्री, उसकी इकोनॉमिक, उसका जो शेयर है कितना इंपॉर्टेंट है, $212 बिलियन का। लेकिन किसान परिवार अगर 100 रुपए में गुजारा करता है, तो क्या आप और हमको नहीं सोचना चाहिए? और इस बात पे एक और सोचिए, जब अगली बार आप चॉकलेट खाएं तो ये सोचिए कि अगर उस किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता होता इतने दशकों से, तो आज उसका इकोनॉमिक स्तर जो है वो काफी लेवल तक ऊंचा होता। तो आपको ये समझना है कि वो जो इकोनॉमिक डिजाइन है, मार्केट डिजाइन ने आज चॉकलेट का ग्रोर का ये हालात कर दिए। तो हम नहीं चाहते कि दुनिया में ये चॉकलेट के फार्मर्स हों या और भी फार्मर्स हों जिनके साथ ये होता आया है इतने दशकों से, जो कर्जे में रहा है कर्जे में ही मरेगा। उससे निकलने का रास्ता मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी अधिकार देना है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो इस बात को समझेंगी और इस बात को एक नए तरीके से देखना शुरू करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग तो हम कह देते हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए आपको दुनिया के अलग अलग हिस्से में क्या हो रहा है, कंटेम्पररी इश्यूज जिसकी हम बात कर रहे हैं, और मेरा तो टॉपिक भी आपने कंटेम्पररी इश्यूज का दिया है, और वही चीज हम समझेंगे तो हम अपने जो थ्योरी है या अपने हम जो पढ़ रहे हैं उसके साथ हम रिलेट कर पाएंगे। और जब हम वो रिलेट कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि हम एक ऐसा नया रास्ता दुनिया को दिखाएंगे। क्योंकि मेरा एक मानना है, जाने से पहले ये भी बता दूं मैं आपको, कि 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 अगर आप उठेंगे, आप सवाल करेंगे, दूसरा उठेगा, दूसरा सवाल करेगा, तीसरा उठेगा, तीसरा सवाल करेगा, तो आप देखते हैं कि एक बड़ा चेंज, बदलाव की तरफ हम बढ़ते हैं। और मैं उनको ज्यादा वो तो नहीं करता, पसंद तो नहीं करता था, लेकिन हिलरी क्लिंटन ने एक बार ये कहा था, उसने कहा था कि इट टेक्स वन विलेज, देन अनदर विलेज, देन अनदर विलेज एंड ए रेवोल्यूशन इज बॉर्न। ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि आप भी जहां भी हैं, एक आप सवाल करेंगे, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, आप देखेंगे कि बदलाव की तरफ जो रास्ता है वो आप दिखा देंगे। तो आज आपको चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम 50% पॉपुलेशन यानी 60 करोड़ लोगों के भविष्य की बात कर रहे हैं, और आपको उसको समझना है। उनके नजदीक जाइए, उनको जानिए, उनसे बात करिए, उनके साथ कुछ समय गुजारिए, समझ आएगा आपको कि क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज होनी चाहिए। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज कंप्यूटर टर्मिनल में देख के ही मत सोचिए, टेक्स्ट बुक से मत देखिए, उसके आगे भी उसी चीज को जो आपने फंडामेंटल चीजें पढ़ी हैं उसको भी इंप्लीमेंट करने में आपका सहयोग और योगदान मेरे ख्याल से बहुत मैटर करेगा। तो विवेकानंद जी भी, मैं जानता हूं जितना मैंने उनका अध्ययन किया है, वो भी यही चाहते थे कि आप सच्चाई से दूर ना हो, आप सच्चाई को इनकॉर्पोरेट करें अपनी थिंकिंग में। और वही चीज जो है, मुझे लगता है विवेकानंद कॉलेज का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ये प्रयास जो है, ये हमें लगता तो है कि शायद हम एक तरह का अपना एक पैटर्न, एक एनुअल फीचर बना लिया है, लेकिन इसके जो इम्प्लीकेशन है वो दुनिया को और देश को बदलाव की तरफ लेके जाते हैं। और इसी आशा के साथ कि आने वाले सालों में हमारे किसान खुशहाल होंगे और वो आपके ही साथ खड़े होंगे। आपको शर्म नहीं आएगी किसी को बोलते हुए कि साहब ये किसान है, इसने गंदी धोती पहनी हुई है या गंदी पगड़ी पहनी हुई है। आपको भी फक्र होगा उस किसान पे तभी जब वो उसका भी इकोनॉमिक स्टेटस आपके बराबर में आएगा। सो लेट अस ऑल एम कि हम किसान को भी अपने बराबर का दर्जा दे सकें, सिर्फ कागजों में नहीं, उसके साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत सारगर्भित वक्तव्य, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ तथा अन्नदाता जैसे गरिमामयी शब्द से अलंकृत भारतीय किसान की वास्तविक स्थिति आज 21वीं सदी में भी अति सोचनीय है। इस पर केवल विचार विमर्श की नहीं बल्कि आवश्यकता है किसी ठोस कदम उठाने की। सर जी, आपकी अनुमति से मैं प्रश्नोत्तर के सत्र का आरंभ करना चाहूंगी। हमारे बीच ऐसे कई श्रोतागण उपस्थित हैं जिनके मन में जिज्ञासावश कुछ प्रश्न उभरे हैं जिनका उत्तर वे आपसे पाने के आकांक्षी हैं। सर, पहला प्रश्न जो हमारे पास आया है वो कुछ इस प्रकार है कि व्यवस्था और प्राकृतिक आपदाओं से जूझते किसान का भविष्य क्या होगा? यही तो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि आप देखिए उसी व्यवस्था का, और आप जो आपने वेदर के फिनोमिना या नेचुरल फिनोमिना की बात की है, उसी का जो विक्टिम है किसान है, और उसका आगे फ्यूचर तो मैंने आपसे अर्ज किया ही है कि फ्यूचर कहाँ उसका जा रहा है। अब चैलेंज ये है कि जिस सिचुएशन से, जिस व्यवस्था में वो फंसा हुआ है, जिसका वो हिस्सा है, उससे हम उसको उभार कर कैसे उसमें मॉडल में लाएं या उसको रास्ता वो दिखाएं जिससे उसका भी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है या उसका जो इकोनॉमिक स्टेचर है वो भी आपके जैसा बन पाए। यही तो हम बात कर रहे हैं कि हमें उस सिचुएशन के लिए एक जो चीज अनिवार्य होनी चाहिए वो है
कि जैसे कि हमने मिनिमम वेज किया है वर्कर्स के लिए, और ये आप मत सोचिए जब मिनिमम वेज की बात हुई तब भी ये बातें उठी थी कॉर्पोरेट द्वारा कि साहब ये हमारे जो बिजनेस प्लान है वो गड़बड़ा जाएगा, हम उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, हम उसको एक अच्छा वो मिनिमम जो वेज आप कह रहे हैं वो सुनिश्चित जो तनख्वाह है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उससे सारा जो मॉडल है इकोनॉमिक जो उनका एक प्रॉफिट लॉस का जो सिचुएशन है वो गड़बड़ा जाएगी। लेकिन आप देखिए हमने बिल्डअप किया, चलता रहा, कई साल चला, आज ये सिचुएशन हो गई है कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति आए हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि वो मिनिमम वेज को बढ़ाएंगे। मिनिमम वेज सब जगह बढ़ाई जा रही है, एक सुनिश्चित एक उस पे लेवल पे रखी भी गई है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि वर्कर जो है उसको भी एक इनकम सिक्योरिटी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि किसान को भी एक इनकम सिक्योरिटी चाहिए। क्या बात होती है कि जब आपदा आती है तो जो शहरों में लोग होते हैं उनको तो इतना इम्पैक्ट उनके लाइवलीहुड पे नहीं पड़ता जितना कि किसान को पड़ता है। अगर मैंने आपसे कहा कि फसल अगर उसकी फ्लैट हो जाए, गिर जाती है, तो वो झटके से ही मर जाता है उसको देख के। ये इसलिए है क्योंकि उसकी इनकम इनसिक्योरिटी है, और वो इनसिक्योरिटी से हमें उसको इनकम सिक्योरिटी की तरफ लेके आना है। वो तभी हो सकता है कि आज हम उसको किसान के पास हम अच्छा इनकम देने की बात करें, ये नहीं कि एग्रीकल्चर को सेक्रीफाइस किया जाए इंडस्ट्री के लिए। इसलिए इसके लिए बड़ा जो आपका जो सवाल के पीछे जो मोटिव होना चाहिए या मतलब होना चाहिए वो ये कि हमें वो इकोनॉमिक सोच जो है उसको बदलाव की तरफ लेके जाना है। वो जो इकोनॉमिक सोच जो लॉकआउट में किसानों को पुश करती है शहरों से गांव की तरफ, उसको अब हमने उस इकोनॉमिक सोच को ही रिवर्स इकोनॉमिक सोच को तरफ जाना है कि वो उस मॉडल से कि गांव से निकाल कर शहरों में लाया जाए। ऐसा नहीं जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो गांव के ही रास्ते से हो सकता है, और उसको कैसे बिल्डअप किया जाए इसकी तरफ अगर हम चलते हैं तो उस व्यवसाय से या उस आपदा से हम उसको निकाल पाए। जी सर। दूसरा प्रश्न है सर कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं का लाभ किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पाता? ये सारी की सारी योजनाएं केवल कागजी तौर पर ही क्यों सिमट कर रह जाती है? देखिए, कुछ तो ये हम मान लें कि भाई योजनाओं की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कमी है, लेकिन कुछ ये भी माने कुछ योजनाओं में भी कमी है। योजनाओं में भी कमी है, इसलिए वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी ऑटोमेटिकली कमी रहेगी। तो ये मत सोच के चलें कि भाई सब स्कीमें जो है वो कमाल की हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी स्कीमों में ही कमी है, जैसा कि अगर हम ये क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें भी कमी है। हम देखते हैं क्या कारण है कि किसानों को जो उसका जो कंपनसेशन मिलना चाहिए या जो उसका हक बनता है, जो उसके लॉस के बाद जो कंपनसेट किया जाता है, वो तो कुछ भी नहीं है कंपैरेटिवली जितना कंपनी के पास प्रॉफिट जुड़ता है। तो वो डिजाइन में ही कमी है, ताकि वो कंपनियां जो है उसमें फायदा उठा रही हैं हर साल, और हम देखते हैं किसान जो है उनको अधिकतर फायदा नहीं हुआ, इसलिए देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट भी नहीं है उस स्कीम के प्रति जाने का। तो ये इसमें स्कीम में कमी है और उसके डिसेमिनेशन में या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। उसमें मुझे ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम लोगों को और सचेत करें, एजुकेट करें, ये स्कीम आपके लिए किस लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बेटर स्कीम जो थी वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। हमने पंजाब में किसानों को ये अश्योर किया कि जो भी आप मंडी में गेहूं और धान लेके आएंगे, सरकार वचनबद्ध है कि उसको खरीदेगी। और यही रिजल्ट है कि मैंने आपसे कहा था कि 56,000 करोड़ रुपया पंजाब की इकोनॉमी में हर साल आता है, और वही जो है पैसा पंजाब की मार्केट्स में आएगा, और वही जो पैसा है उससे डिमांड जनरेट होती है। तो क्यों ना हम उस सिस्टम को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल करने का या सारे देश में फैलाने का एक रास्ता, एक तरीका ढूंढें, और वो शायद तभी होता है जो किसान मांग रहे हैं कि वो बिल्डअप किया जाए। मेरा ये मानना है, एक और चीज ना भूलें हम लोग, एक पंजाबी में कहावत है, मैं बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ। वो कहती है कि जिदे घर दाने उदे न्याणे भी सियाने। ये समझना हमें बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके घर में दाने हैं, वो जिस टाइम कहावत बनी थी तो उस टाइम तो दानों को या ग्रेन्स को या फूड को हम ये असेस करते थे कि उसकी इनकम कितनी है। मतलब कहने का ये है कि जिसके घर में पर्याप्त इनकम होती है उसके बच्चे अपने आप हेल्दी वेल्दी वाइज होते हैं। अब ये सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पुरानी कहावत कहती है कि जिसके घर में दाने हैं, यानी जिसके घर में इनकम है एडिक्वेट, तो उसके बच्चे हेल्दी वेल्दी वाइज होते हैं। हमें वो सिस्टम चाहिए। अगर हमारे पास भी, मेरे माता पिता के पास भी या आपके माता पिता के पास भी अगर एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, तो ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ज्यादा पढ़ने की, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके हेल्थ एक्सपेंसेस को टेक केयर करने की। ये सब बातें होती हैं। तो बिल्डअप हमें कहाँ करना है? इनकम बढ़ाने में। और इनकम तभी बढ़ सकता है कि जब हम देश में जितना इनइक्वालिटी है उसको हम किस तरीके से डिसेमिनेट इस तरीके से करें, डिस्पर्स करें, ताकि वो सबको उसका फायदा हो, ये सिर्फ 1% को ना हो। अभी भी हम जानते हैं कि भारत में जो टॉप 1% है उसकी जो वेल्थ है दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस वेल्थ ऑफ 73% ऑफ द कंट्री।
तो अगर ये जो इनइक्वालिटी है अगर हम उसको दूर करते हैं तभी जाके मुझे लगता है कि ये जो लेवल जिसका आपने सवाल पूछा है उस चीज को हम एक्वायर कर पाएंगे। जी सर, कृषि संकट केवल किसानों का संकट है या फिर समूचे समाज का? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने हालांकि थोड़ा सा इशारा किया था कि हम ये ना भूलें कि अगर कृषि संकट है तो वो कहीं अफ्रीका में हो रहा है या कहीं टिम्बकटू में हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो उसी समाज में हो रहा है जिसमें आप और हम रहते हैं, और उसी समाज में ये हो रहा है कि आज वो जो जो संकट है वो आस्ते 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 वो शहरों में भी एनक्रोच करेगा, और वो जो संकट है वो आप और हम पे भी इम्पैक्ट करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके फूड प्राइसेस के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे, फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ये तो एक आर्गुमेंट है, या आपकी एबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। शायद एबिलिटी तो जो अवेलेबिलिटी है वो तो हम इंपोर्ट करके पूरी कर लेंगे, लेकिन ये जो जो इतनी बड़ी मास है पॉपुलेशन जो है, अगर ये संकट में है तो ये ना सोचिए कि आप उससे अछूते रह जाएंगे। ये आपको भी जाके अपने साथ में इनकॉर्पोरेट करेंगे। मुझे लगता है कि इसलिए जरूरी है कि हम ये सोचें कि हम अपने ही पिछवाड़े में एक जो जो संकट है उसको बिल्डअप नहीं करने देंगे, हम उसको कम करेंगे। ये हमारी सोच में आए तभी जो कि हमारी जो इकोनॉमिक थिंकिंग है, जो जिसको पीछे हम और आप सब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसको पढ़ के ही लिख कर ही हम उसको आगे बनाते हैं और उस थिंकिंग को मतलब मजबूत करते हैं। वो थिंकिंग में ये जो रियलिटीज हैं, कड़वी सच है जो कि आपके पीछे जो बैकयार्ड में कितना बड़ा क्राइसिस है, स्पेशली जो महाराष्ट्र में लोग रहते हैं वो ये इस चीज को अनदेखी नहीं कर सकते कि उनके मैंने आपसे बताया कि मराठवाड़ा और विदर्भा रीजन में इतना भयंकर संकट रहा है और अभी से नहीं है, इतने सालों से चल रहा है, और आप सोचें कि नहीं वो आपको इम्पैक्ट नहीं करता। ये गलतफहमी मत रहिए, वो एक दिन आपको भी इम्पैक्ट करेगा। जी सर। सर, युवाओं में कृषि के प्रति बढ़ती उदासीनता क्या कृषि के सामने एक गंभीर चुनौती बनकर उभर सकती है? ये भी डेलिबरेट है। ये जो आप देख रहे हैं उनकी जो एक उदासी है जो युवाओं की, वो इसलिए है, मैं आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि उन्होंने कहा कि जो युवा हैं जो गांव में, उनको जी खेती का कुछ नहीं आता, उनको शहर में लाइए, दिहाड़ी मजदूर बनाइए। एक जी तो जी वो है। दूसरी बात ये जो सोच है, जब देखिए मैंने आपसे कहा था कि 1700 रुपए अगर किसान परिवार की औसतन आय है हर महीने में, तो वो जो लड़का जो युवा है वो ऐसा काम क्यों करेगा जहां पर उसके पिता की जो इनकम है वो 2000 रुपए से कम हो महीने में। चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, अगर हमारे पिता की इनकम कम है तो हम चाहेंगे कि हम कोई और व्यवसाय लें जिसमें हमारी इनकम बढ़ सके। लेकिन अब ये 2000 रुपए अगर गांव में किसान की इनकम है और वो बच्चा वहां से निकल कर बाहर आके रिक्शा चलाता है या ऑटो रिक्शा चलाता है, मुझे लगता है कि वो अगर किसान की इनकम 18,000 रुपए प्रति महीने हो जाए गांव में, जो मैंने पहले कई बारों से मैं डिमांड कर रहा हूँ, कई सालों से मैं डिमांड कर रहा हूँ कि ये हमारे होनी चाहिए, तो आप देखेंगे कि वही जो गांव में लोग हैं वो शहर की तरफ, सॉरी, जो शहर में लोग हैं वो गांव की तरफ वापस प्रयाण करने को तैयार होंगे, क्योंकि वो जानते हैं शहर में क्या रखा है। अगर आप देखें जिस तरीके से जॉब्स मिल रहे हैं, जो भी है कंडीशंस है, वो कोई कंडीशन है रहने के, हाँ जी, तो उससे अच्छा किसान अपनी अपनी खुली हवा में, और चाहे उसके पास 1 एकड़ जमीन है चाहे थोड़ी जमीन जितनी है, लेकिन वो उसकी इनकम सिक्योरिटी होती है, ये मत भूलिए आप। तो मुझे लगता है कि वो वापस जाना चाहेंगे, क्योंकि हमने किसानों को डेलिबरेटली इम्पॉवरिश किया हुआ है, इसलिए मजबूर और वो बाहर निकल के आते हैं। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दें, विपरीत सिचुएशन बना के देख लें, तो मेरा मानना है कि वही युवा जो शहर में आके छोटी नौकरी करते हैं या रिक्शा चलाते हैं या ऐसे दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, वो वापस जाना चाहेंगे, और दे आर ऑल्सो एंटरप्रेन्योर्स, और वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप दिखाएंगे कि उसके कितने प्रतिभाशाली वो हो सकते हैं। जी सर। सर, जो किसान आंदोलन पिछले कई महीनों से चल रहा है, उसके प्रति हमारे समाज का उच्च वर्ग संवेदनशील क्यों नहीं है? यही तो हम बात कर रहे थे कि ये क्या कारण है कि इतना बड़ा डिस्कनेक्ट प्रिवेल करता है। क्या कारण है कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं, उच्च वर्ग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ डिस्कनेक्ट ही नहीं है, उनको एक नफरत भी है किसानों से, जो मैं देखता हूँ। बड़ा अफसोस मुझे होता है जब मैं ट्वीट करता हूँ, मैडम आपको हैरानगी होगी, मैं लिखता हूँ कि पंजाब में आज 2 किसान मर गए या कल 1 किसान मरा था, तो जो पढ़े लिखे लोग जो ट्विटर पे हैं वो मुझे ट्रोल क्या करते हैं, वो कहते हैं कि साहब इनके बारे में आप क्यों बात करते हैं, इनको तो मर जाना चाहिए, ये देश के ऊपर बोझ है। ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में ये घुसाया गया है, या हमारा ये बन गया है कि ये जो किसान है ये हमारी सब्सिडीज के ऊपर रहते हैं, हमारी जो टैक्स है पेयर्स की मनी है
उसके करके ये जीवित हैं। तो उनको लगता है कि अगर ये सब्सिडीज बंद कर दी जाए इनको, तो हमारी जो हमारा शेयर जो है वो और बढ़ जाएगा। ये कहने का मतलब है। ये क्यों किया गया है? इकोनॉमिक्स 101 जो आप पढ़ते हैं उसमें ये बताया जाता है कि आपको कि सब डेवलपमेंट सेक्ट करनी है देश की या पुअर की, तो आपको उसके लिए टैक्स में से या रेवेन्यू जो होगा उसमें से पैसा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कहीं ये नहीं बताया जाता कि किसान जो है एक्चुअली वो सब्सिडाइज करता है देश को। आप और हम जो खरीदते हैं वो किसान की सब्सिडी के ऊपर आप टिके हुए हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने आपको ओईसीडी की स्टडी की बात की थी कि किसान को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। उस स्टडी में कहा गया है कि नुकसान किसान को इसलिए होता है क्योंकि उसको 15% दाम कम मिलते हैं इंटरनेशनल प्राइस से। और मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेशनल प्राइसेस पहले ही कम होता है बिकॉज ऑफ सब्सिडीज। पहले तो वो मार पड़ गई क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस कम है, फिर दूसरा उससे भी 15% कम किसान को दाम मिलता है, तो उसको 2 बार मार पड़ती है। लेकिन उसमें रिपोर्ट में एक चीज और लिखी है कि इससे फायदा किसको होता है? 25% आपको बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसान जो है अपना पेट काट कर आपका पेट जो है वो भर रहा है। तो ये हमें जानना है जो पढ़े लिखे लोग हैं कि ये मत सोचें कि किसान देश के ऊपर बोझ है। एक्चुअली आपका बोझ वो अकेला उठाए हुए चल रहा है। और आज देश की जरूरत है कि आप भी एक तरह का जिसे कहते हैं ना एक ऐसा काम करिए कि आप भी समाज में उनके साथ खड़े हों, उनका जो भार है वो शेयर करिए। आप वो प्रायश्चित करने की आज हमें जरूरत है। और ये प्रायश्चित तभी होगा जब आप ये एहसास करें कि आपको सब्सिडाइज किया हुआ किसान ने। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमने कभी ये बताया नहीं है, मुझे लगता है कि ये बिल्डअप करने की जरूरत है कि हमें बताया जाए कि भाई जो आप लोग शहर में आप कंफर्टेबल जो हैं वो इट इज बिकॉज कि फार्मर आपको सब्सिडाइज कर रहा है। जी सर, किसानों की जो भी समस्याएं हैं या उनकी जो आवाज है वो सरकार तक न पहुंच पाने के कारण क्या है? क्योंकि आप नहीं उनकी आवाज उठाते। सिंपल बात है। आप नहीं उनकी आवाज उठाते, आप कभी उनकी बात नहीं करते। आप तो सिर्फ यही बात करते हैं कि मेरे को टमाटर सस्ता हो जाए, मेरा भिंडी सस्ती हो जाए। आप तो इसी में रहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आप सवाल उठाया नहीं है। अगर आप और मैं सवाल उठाएं तो क्या कारण है? कौन नहीं सुनेगा? सब सुनेंगे। आप नहीं उठाते हैं, इसलिए किसान की आवाज जो है वो कुछ लोगों के कंधे पर आके टिकी है। मुझे भी लगता है कि जब मैं आपके जैसे था, जब मैं यंग था, तो मुझे भी यही सवाल था मेरे मेरे जहन में कि सब क्यों इसकी आवाज नहीं उठाई जाती है। और इसीलिए मैंने अपना सब कुछ छोड़कर, मेरे को 30 साल हो गए मैंने नौकरी नहीं की है, इसलिए नहीं की है कि मुझे लगता है कि किसी को तो उनकी आवाज उठानी है। जी somebody सर, has बिल्कुल। voice of the voiceless। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी इस बात को समझिए कि आफ्टर ऑल उस समाज के लिए जिसकी कोई आवाज नहीं है, आप उसकी आवाज बन सकते हैं। आप किसी और को ब्लेम मत करिए, अपने आप को ब्लेम करिए। बिल्कुल। देखिए, अंतरात्मा में झांकिए कि आपने आज तक किसान के लिए, ये मरता हुआ किसान जो आप देख रहे हैं रोज अखबार में पढ़ते हैं, आपने जी आज सर। तक। तो इफ यू टेक ऑन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर विल बी अ चेंज। जो मैंने पहले भी कहा है, बदलाव तभी आता है। जी सर, जी सर। लॉकडाउन का किसानों पर जो असर हुआ है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? लॉकडाउन को देखिए, एक तो बड़ा क्लियर था कि जब लॉकडाउन में सब मार्केट्स बंद थी, रेस्टोरेंट्स बंद थे, तो किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है। आपने देखा है उनके जो स्पेशली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और दूध को उनके सड़कों पे फेंकना पड़ा है। ये तो एक नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा जब सारे सेक्टर जो इकोनॉमी के से जब ध्वस्त हो गए, 29% रिट्रैक्ट हुई जीडीपी। अब जानते हैं पहले क्वार्टर में, फिर सेकंड क्वार्टर में भी रिट्रैक्ट हुई। लेकिन उस टाइम एग्रीकल्चर था जो ब्राइट स्पॉट था इकोनॉमी का। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर में वो क्षमता है। एग्रीकल्चर इज रियली द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी। वो जो 80 करोड़ लोग वापस भी गए हैं, उनको एब्जॉर्ब भी किया उसने एडिशनल लोगों को। और फिर भी आप देखिए पॉजिटिव उसमें निकल के आया, ब्राइट स्पॉट निकल के आया इकोनॉमी का। इसलिए मैंने बार बार आपसे कहा है कि इट इज टाइम टू रीबिल्ड एग्रीकल्चर। इट इज टाइम टू इंश्योर कि जो इकोनॉमिक सोच है उसको रिवर्स किया जाए, ताकि हम ये एग्रीकल्चर को हम एक पावर हाउस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बना दें। ये आज हम समझ के चलते हैं कि इंडस्ट्री इज द पावर हाउस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मेरा मानना है कि वो ठीक है, एक तरीके से आपने बनाया हुआ है, लेकिन एक और पावर हाउस जो है हमारे देश का वो एग्रीकल्चर है। अगर हम एग्रीकल्चर को भी उतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उतनी सपोर्ट देते हैं, किसानों को क्या कहते हैं, लाभकारी मूल्य देते हैं, तो वो जो है ऑब्वियसली वो भी पावर हाउस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बन सकता है। तो ये हमें करना है। लॉकडाउन से जो सबक मिलता है वो ये मिलता है कि वी डोंट हैव टू रिटर्न टू नॉर्मल, वी हैव टू रिटर्न टू न्यू नॉर्मल। और न्यू नॉर्मल मतलब एग्रीकल्चर इज ए पावर हाउस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमारे को बिल्डअप करना है, सोचना है, तभी हम जाके एक नया भारत बना सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। सर, कृषि कानूनों के पीछे क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव है? बिल्कुल है।
क्योंकि WTO के तहत ये बोला जाता है कि हमें भारत में MSP को खत्म करना है। अमेरिका और यूरोप, ये जो भी देश हैं, ये अभी भी, जिस दिन कुछ महीने पहले या एक महीना पहले इंडिया ट्रेड रिव्यू हुआ है अमेरिका में, जिनेवा में, WTO में, और उसमें ये कहा गया है कि साहब आप ये दोनों MSP को विड्रॉ करिए। हमारे यहाँ किसान MSP मांग रहे हैं और अमेरिका कह रहा है कि साहब आप MSP को विड्रॉ करिए, क्योंकि अगर जब तक ये MSP रहेगा तो उनके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे भारत में। अगर MSP खत्म हो जाएगा तो एग्रीकल्चर की आपकी किसान की इनकम कम हो जाएगी, उसको दाम कम मिलेगा, तो चीपर इंपोर्ट जो है वो भारत में आ सके। और ये भी जानना हमें जरूरत है कि इंडिया और चाइना ने एक WTO में जॉइंट पेपर कुछ साल पहले देखा था, उसमें कहा था कि 90% जो ऐसी सब्सिडीज हैं जो MSP के माध्यम से मिलती हैं, वो एक्चुअली अमीर देशों में मिलती हैं। वो अपनी सब्सिडी नहीं कम कर रहे। मैं आपको उदाहरण दूंगा, यूरोप जो है वो 65% दूध के ऊपर सब्सिडी देता है। वो जो सब्सिडी है उससे दूध की कीमत जो है गिर जाती है, और इसलिए वो सस्ता दूध भारत में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी इसको समझिए, जब तक आप इन चीजों को, इंटरनेशनल डायमेंशन को नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों लाया जा रहा है। दूसरी बात एक और है, एक RK लक्ष्मण जी का एक कार्टून था बहुत साल पहले, मुझे याद है, जब ये कहा जाता है कि साहब क्या IMF और WTO के दबाव में उन्होंने बाजू मरोड़ दी है। तो आप कभी देखिए, आपके पास ये मिल जाएगा कार्टून, बड़ा फेमस है, मनमोहन सिंह के टाइम की बात है। तो उन्होंने बताया था कि मनमोहन सिंह ने अपने आप ही बाजू मरोड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी बाजू नहीं मरोड़ी है, हमने खुद ही अपनी बाजू मरोड़ ली है। कहने का मतलब है कि हम ऑटोनोमस लिबरलाइजेशन की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। जितना उन्होंने किया है उसको तो हम रोक सकते हैं, लेकिन हमारी डोमिनेंट जो इकोनॉमिक थिंकिंग है वो ये कहती है कि हमें इस रास्ते पे जाना ही जाना है। मैंने तभी कहा था कि हमारे देश में लेजी इकोनॉमिस्ट है जो कट एंड पेस्ट करके हमारे ऊपर चिपका लेते हैं। जी सर, जी बिल्कुल। सर, एक और सवाल है कि जो नेता स्वयं कृषि परिवार से संबंधित है, वे ही किसानों के प्रश्नों के बारे में संवेदनशील नहीं दिखाई देते। इसका कारण क्या है? मैं हर बार डरता हूं जब मुझे कोई बोलता है कि मैं भी ग्रामीण इलाकों से आता हूं। जब मुझे कोई कहता है कि मैं भी खेती परिवार से आता हूं तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन वही लोग करते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो अपने गांव से आए हैं। ये आप जानते ही हैं, पार्लियामेंट में देख लीजिए, 300 से ज्यादा मेंबर्स जो हैं वो अपने उसमें लिख के देते हैं कि साहब वो एग्रीकल्चर उनका बैकग्राउंड है, और देखिए बातें वहां पर किस चीज की होती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये बताएं कि साहब मैं गांव के बैकग्राउंड से आता हूं या मैं खेती के बैकग्राउंड से आता हूं। आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट यू कि आप समझो कि आज खेती कितने संकट में है, किस दौर से गुजर रही है, और उसको आगे के लिए क्या रास्ता दिखाना चाहिए हमें, वो जरूरी है। आपके बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट सोच जो है। सो इस बात को भूल जाइए। जब भी आपको कोई बोले कि मैं खेती से आता हूं, आप उसको इग्नोर करिए, और आप अपनी बात पे अगर आप क्लियर हैं कि भाई ये खेती का नुकसान हो रहा है और इस तरीके से उसको भरा जाए, आप उसको बिल्डअप करिए, ना कि इस बात में आप उसमें चुप हो जाएं या किसी के सामने जो आपको बोले कि मैं भी खेती से आता हूं या गांव से आता हूं। आप ये छोड़ दीजिए। गांव से नाता तो हमारा पहले ही टूट गया था। एक बहुत साल पहले एक एडवर्टीजमेंट आया करती है, जब मैं बच्चा था, वो कहता था, मोहन घी की थी, मुझे तो मोहन घी दिखता नहीं अब कभी। वो एडवर्टीजमेंट ये थी कि मोहन घी क्या खाया, गांव से नाता ही टूट गया। आजकल तो ये हालात हो गए हैं, आपने क्या ग्रेजुएशन क्या की, आपने बाहर आके कॉलेज से, कि आपका नाता ही टूट जाता है गांव से। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपनी रूट्स के साथ उतना ही दूर हो जाते हैं, जबकि हमें चाहिए कि जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम आगे हैं, हम अपने गांव को भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बिल्डअप करें। लेकिन अनफॉर्चुनेट है जो आपने कहा, ये हो रहा है। बिल्कुल सर। सर, एक और सवाल है कि भारत को आजाद हुए कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन क्या किसान यहाँ पर आजादी महसूस कर रहा है? अगर वो आजादी महसूस करता तो मुझे ये बताइए कि वो 3 महीने से ट्रॉली में या टेंटों के नीचे क्यों जाके बैठता। आपने अपने सवाल का जवाब तो खुद ही दे दिया है, और इसका मतलब साफ है कि अगर मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आधे देश में किसान परिवार की इनकम जो है वो 20,000 रुपए साल से कम है, और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका 20,000 से ज्यादा मोबाइल का बिल होगा, और आप देखिए कि किसान परिवार उसमें कैसे जीवित रहता होगा। तो ये आजादी है। ये किसान की आजादी तब होगी जब हम उसको एक अश्योर्ड इनकम दे सकें अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द क्रॉप्स। जी बिल्कुल सर। सर, अंतिम प्रश्न है कि अभी अभी सरकार द्वारा जो कृषि कानून पारित किया गया है, यदि सरकार उसे वापस नहीं लेती या उसमें कुछ सुधार नहीं करती, तो उसका किसानों पर और अर्थव्यवस्था पर कैसा असर होगा? देखिए, किसानों पर क्या असर होगा, अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। मैंने आपसे जो बात की है कि जो मॉडल अमेरिका में फेल हो गया, जो यूरोप में फेल हो गया, जिसने किसानों को खेती से बाहर निकाला है, वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जहां पर जिस स्टेलमेट में आज हैं, या जहां पर हम देख रहे हैं कि सरकार भी और किसान भी
अपने रवैये पर अड़े हुए हैं, तो उसको आई थिंक $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि उसमें से कैसे निकला जाएगा। और यहाँ पर मैं सब अपने युवा छात्र और छात्राओं की मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि वो भी उस बात को चैनलाइज करे, उस बात को बिल्डअप करे जो मैंने पहले भी आपसे कहा है, कि वो समझाएं कि सब किसानों को क्या नुकसान होगा। अब आप ये बोलेंगे कि सब हम नहीं समझते हैं या हमें नहीं बताया गया है। आप तो ऐसे इलाके में रहते हैं जहां आप 10 किलोमीटर भी बाहर जाते हैं, तो आप गांव के किसी गांव में जाके देख के आइए, उनसे बात करिए, उनको समझाइए, और आपको हैरानगी होगी देख के कि देश का किसान, अभी आपके एरिया में जानता नहीं, लेकिन पंजाब हरियाणा में भी उसकी बारीकियों को भी समझता है इस लॉस का उनको क्या नुकसान होने जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि सरकार जो है वो हमारी नहीं है, देश जो है वो देशवासियों का होता है, तो उसमें हम सबका एक योगदान है। सो लेट अस ट्राई टू बिल्ड, तिनके पे तिनका जोड़ के हम एक अपनी आवाज को बुलंद करें और वो नैरेटिव जो है उसको बिल्डअप करें। अब आप सोचेंगे, ये कहेंगे मुझे कि साहब मैं तो अकेला हूं या अकेली हूं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इसमें एक सवाल कह के, मैं एक जवाब देके मैं इसको बात को भी, आपने अगर कहा है सवाल है तो बंद करते हैं, वो ये है, उसका जवाब मैं दूं कि मुझे एक बार अफ्रीका में एक महिला ने, जब मैं भाषण देके हटा तो मुझे उसने सवाल पूछा, खड़ी हुई, अफ्रीका की एक महिला थी, उसने कहा कि साहब मैं तो अकेली हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे करने से होगा भी क्या, उसका ये कहना था। तो मैं, अब ये बहुत सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, आप जानते हैं, तो मैं अभी अपना हिम्मत बांध ही रहा था इसका क्या जवाब दूंगा। तो एक महिला और खड़ी होगी, उसने कहा सर अगर आप इजाजत दो तो मैं इसका जवाब मैं दूंगी। तो मैंने कहा प्लीज दीजिए। तो उसने जवाब क्या दिया, उसने कहा जब आप सोचें कि आप अकेले हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप ये सोचिए कि अगर रात को एक कमरे में जब आप सोते हैं, उस कमरे में अगर एक मच्छर हो आपके साथ, तब आपका क्या होगा। कहने का मतलब है कि एक मच्छर आपका रात को जीना हराम कर देगा। तो क्या उसका कहना था, क्या हम मच्छर से भी गए गुजरे हैं। ये जो है कि साहब हम क्या कर सकते हैं, आई थिंक इट इज बिफोर अस, कि अगर मच्छर कर सकता है तो आप और हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम लोग आ गए हैं। उससे पहले मैं हमारे सभी श्रोताओं से नम्र निवेदन करती हूँ कि आपको भेजी गई लिंक के माध्यम से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य देनी है। इसी उम्मीद के साथ कि विचारों की यह श्रृंखला इसी तरह से बनी रहे, मैं आपके प्रति बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ और नम्र निवेदन करती हूँ आदरणीय सूर्यवंशी सर से कि वे आकर आभार ज्ञापन का भार संभालें। धन्यवाद। Sir, I really thank you. It was a sort of realization. So the way you projected everything about farming sector and about crisis which farmers are facing, so it was really a sort of eye-opener interpretation and question answer session. So for this, I would like to extend a lot of thanks to you, sir. क्योंकि हमने आपको चैनल के ऊपर सुना था, लेकिन ऐसा सुनना बहुत, यानी हमारी आंखें खुल गई सर। तो जो प्रश्न है, प्रश्नों की तरफ देखने का नजरिया आपने हमको दिया है सर। तो हम आवाज किसानों का देने के लिए प्रयास करेंगे सर। सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन। So I would like to thank our management of Vivekananda Shikshan Samstha for their continuous support and continuous sort of advice. So I even thank the audience because of whom this program is completely successful. They are the most important people for us because they are encouraging us for to bring new topics to the people, and in this way, so even the lecture by P. Sainath also was a sort of eye-opener. So I thank you, sir, for opening our eyes and giving a new momentum to the issues of farmers. So I would like to speak a little bit in Marathi, sir. खरं तर बदलांचे वाहक बनण्यासाठी खरं तर ही व्याख्यानमाला आम्ही सुरुवात केलेली होती आणि खऱ्या अर्थाने ज्या प्रकारे सर्व प्रेक्षकांचा आम्हाला प्रतिसाद मिळतोय, तो ऑनलाईन स्वरूपामध्ये व्याख्यानमाला आयोजित केल्यानंतर असेल किंवा ऑफलाईन केल्यानंतर असेल, खरं तर आपला प्रतिसादच आम्हाला खरं तर ऊर्जा मिळवून देणार आहे प्रचंड प्रमाणात. आणि या खरं तर प्रतिसादाच्या माध्यमातूनच आम्ही पुढच्या वर्षी सुद्धा नवनवीन ज्वलंत प्रश्नांच्या माध्यमातून आपल्या समोर येणार आहोत. आणि या ठिकाणी मी आदरणीय राजमोहन गांधी यांचं खूप खूप आभार मानतो, कारण एवढ्या उंचीचा माणूस म्हणजे आमच्या महाविद्यालयाच्या प्लॅटफॉर्मवरून बोलतो आणि आम्हाला अतिशय आगळा वेगळा म्हणजे महात्मा आमच्या समोर उभा करतो. त्यासाठी खरं तर राजमोहन गांधी यांचे मनपूर्वक आभार.
त्यानंतर खूप मोठे पत्रकार असलेले विनोद दुआ सर, त्यांचे प्रचंड आभार. And finally, once again, sir, I would like to thank you. I would be very, very grateful to you, sir, because of you only. So this farming sector is getting a new sort of vision. And with this, this year's Vivekanand Lecture Series is being concluded. Thank you one and all. Thank you, sir. Thank you, audience. And thank you, my entire team. And thank you, everybody. Namaskar, sir. Can I just say a few words? Yes, sir, definitely. मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इतनी शांति से, पेशेंस से मुझे सुना. और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि विवेकानंद कॉलेज को, हालांकि मेरा परिचय आपसे पहली बार है, लेकिन ये जो प्रयास है आपका बहुत ही सराहनीय है. और इसी तरीके से हम बच्चों की जो कहते हैं ना, दिमागी जो खिड़कियां होती हैं वो खुलती हैं उनकी, और वो समझ पाते हैं कि क्या क्राइसिस है देश में, कंटेम्परेरी इशू कहाँ पर खड़े हैं. और दूसरी बात, मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि लेट अस कंटिन्यू दिस डायलॉग. और आपको कभी लगे कि मुझे कुछ आपने पूछना है, या मेरे को जो आप सुनते हैं आप, तो उसमें कुछ आपके सवाल हो, तो मेरे से इंटरेक्ट करिए. मेरा ट्विटर पे और फेसबुक पर मैं एक्टिव रहता हूं, और उस पर भी आप आ सकते हैं. उस पर ज्वाइन करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा. बिकॉज मेरा मानना है कि ये जो सोशल मीडिया है, इसको एक लाइब्रेरी की तरह इस्तेमाल हमें करना चाहिए. बिकॉज बहुत इंफॉर्मेशन होती है जो आपको शायद आपकी लाइब्रेरी में शायद 2-3 साल बाद मिलेगी, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको जल्दी प्राप्त होती है. एंड आई थिंक वी नीड टू बिल्ड अप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इश्यूज इन अ बिगर वे. सो थैंक यू वंस अगेन, सर, and thank you to the entire management. I think you are doing a wonderful job, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you once again. Thank you. Zabardast.